अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आपने नितिका कहानी को बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नितिका कहानी जो जो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है। आज हम इसकी 10वीं किस्त पेश करेंगे। जैसा कि आपने पिछली किस्त में मुलाहिजा फरमाया कि टोबो और सरफराज जंगल में एक जगह जा रहे थे कि अचानक टोबो को कुछ आदमखोर दरख्तों ने जकड़ लिया। अब आगे मुलाहिजा कीजिए कि उनके साथ क्या हालात पेश आते हैं। पेश खिदमत है कहानी नितिका की 10वीं किस्त। मैं टोबो की तरफ बढ़ा। टोबो चीख कर बोला, बॉस नहीं बॉस, बको मत, खामोश रहो टोबो। मेरी गुर्राहट बुलंद हुई। उस वक्त मेरे बदन में बिजलियां भरी हुई थी। टोबो के बदन पर लिपटी हुई शाख के बजाय मैंने उस दूसरी शाख पर हमला किया जो मेरी तरफ लपकी थी। फिलहाल उस शाख के अलावा और कोई शाख इतनी लंबी नहीं थी जो मुझ तक पहुंचती। कुल्हाड़ी का इतना शानदार सा इस्तेमाल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था। शाख दूर जा पड़ी और उसके फौरन बाद मैंने टोबो की शाख पर हमला कर दिया। मेरी कुल्हाड़ी पूरी कुव्वत से शाख पर पड़ी और वो आधी से ज्यादा कट गई, लेकिन उसके अकब में हमला करने के लिए मुझे खासा अंदर जाना पड़ा था। चुनाचे मैं कई छोटी शाखों की जद में आ गया और मुझे इसका पहले से एहसास था और उसके लिए भी मैं तैयार था। चुनाचे मेरा कुल्हाड़ी वाला हाथ मशीनी अंदाज में चलने लगा और मैंने इंतहाई फुर्ती से हमलावर शाखों को काट दिया। उसके बाद मैंने दूसरा भरपूर वार उस शाख पर किया जो टोबो को लपेटे हुए थी और उस भरपूर वार का कोई जवाब नहीं था। शाख कट गई और टोबो औंधे मुंह गिर पड़ा। मैंने झुककर उसका कॉलर पकड़ा और बुरी तरह घसीटता हुआ दरख्त की जद से उसे दूर ले आया। टोबो का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो जमीन पर चित पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैं उसके नजदीक बैठ गया। दरख्त की नदीदी शाखें अब भी हमारी तरफ लपक रही थी, लेकिन हम उनकी पहुंच से खासे दूर थे। मैंने मज़का खेज निगाहों से दरख्त को देखा और टोबो को, जो अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। इनकी कैफियत उस बूढ़े की सी है जो आखिरी उम्र में भी दौलत के ख्वाब देखता रहता है और बहुत सी दौलत समेटना चाहता है। मैंने मुस्कुराते हुए देखा। बॉस, टोबो ने उठने की कोशिश की और उठकर बैठ गया। तू क्या से क्या बन गया है बॉस? देवताओं की कसम, तेरे जैसे अनोखे, तेरे जैसे निडर इंसान रुए जमीन पर कम ही होंगे, उसने कहा। बेशुमार होंगे टोबो, ये बात ना कर। नहीं मास्टर, टोबो का दिल न तोड़। टोबो ने दुनिया कम ही देखी है। मेरे खून का एक एक कतरा अब तेरा गुलाम हो गया है बॉस। टोबो का माँ जाया भी उसे इस हालत में देखता तो इतनी दूर हट जाता कि उसकी मोहब्बत जोश ना मारे। वो इस दरख्त के इतने नजदीक भी ना आता कि उससे मस होकर चलने वाली हवा उसके बदन को छू सके। लेकिन तूने अपनी जिंदगी टोबो के लिए वक्फ कर दी। तूने सोचा कि टोबो की जिंदगी जरूरी है और तू उसे मौत से छीन लाया। कितने एहसान करेगा मेरे ऊपर मेरे आका, गुलाम तो मैं तेरा हूं। टोबो मेरी जान, मैं तेरी माँ का बेटा नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए इससे ज्यादा है। हाँ, ज्यादा हूं क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। तू मेरा मालिक है बॉस। तू नहीं टोबो, मेरी दोस्ती को मत भूल। कैसे भूल सकता हूं मालिक? मैंने सोचा टोबो जिंदा रहेंगे तो टोबो और सरफराज दोनों जिंदा रहेंगे, वरना सरफराज अकेला जिंदा नहीं रहेगा टोबो। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की। इसमें तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। और टोबो की आंखों से आंसू उबल पड़े। बस मेरी खुश नसीबी है मालिक, उसने भरी आवाज में कहा। आ यार, यहाँ से दूर निकल चले। बल्कि मेरा ख्याल है अब दरियाए नितिका के नजदीक ही चलकर दम लिया जाए। क्या तेरी कुव्वत बहाल हो गई? तेरे अल्फाज से बॉस, ना सिर्फ बहाल हो गई बल्कि कई गुना बढ़ गई। हाँ टोबो, किसी अपने का तस्वुर बड़ी कुव्वत है। ठीक कहा बॉस। और फिर हम दोनों चल पड़े। दरियाए नितिका का जितना करीब नजर आ रहा था उतना करीब ना निकला। न जाने ये कैसा इलाका था कि वो ज्यादा दूर ना मालूम हो रहा था। जब हम उसके करीब पहुंचे तो शाम हो गई थी, लेकिन हमें दरिया के किनारे से काफी दूर रुक जाना पड़ा। दरिया के किनारे पड़े हुए स्याह पत्थर दरअसल स्याह पत्थर न थे। दूर से हमने यही समझा था, लेकिन दरअसल वो कवि हैकल घड़ियाल थे जो दरिया के किनारे ठंडी रेत में पड़े हुए खींच रहे थे। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या ख्याल है टोबो? बड़े खतरनाक जानवर हैं बॉस। जाहिर है इनसे दोस्ती नहीं हो सकती। ये वहशी दोस्ती नहीं चाहते। फिर अब क्या प्रोग्राम है? क्या हमें दरिया पार करना था? यहां से तो नहीं करेंगे। फिर चलो आगे चलें। थक गया टोबो? ओह, तो फिर आराम करें बॉस मेरी जान। इस खुले इलाके में खूब नींद आएगी। हाँ, क्या ये जानवर किनारों से दूर भी निकल आते हैं? नहीं बॉस, जितनी दूर ये आ सकते थे आ गए। इससे दूर जाना पसंद नहीं करेंगे। खूब, तो फिर इस खानदान से थोड़ी दूर हम आराम कर सकते हैं। हाँ यकीनन। टोबो, इनसे छेड़छाड़ की जाए? न जाने क्यों मेरे जहन में खलंडरापन सवार था। क्या बॉस, ये तो तुम बताओगे। ओह, टोबो हंस पड़ा। की जा सकती है बॉस। क्या? सबको अपनी जिंदगी अजीज होती है बॉस।
बज़ाहिर ये बेहद खौफनाक हैं, लेकिन बुज़दिल भी। ठहरो मैं एक पत्थर तलाश कर लूं, टोबो ने कहा और थोड़े फासले पर से एक पत्थर मिल गया। अच्छा 2-2.5 सेर वजन का होगा। टोबो ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और फिर घूमने लगा। फिर उसने पत्थर घड़ियालों की तरफ उछाल दिया। पत्थर किसी एक घड़ियाल के सर पर लगा और वो खौफजदा हो गया। और फिर भारी भरकम बदन वाले ये देव कामत इतनी फुर्ती से पानी में उतरे कि हैरत होती थी। आन की आन में उनकी पूरी कौम पानी में उतर गई और किनारे पर जैसे रोशनी उतर आई। बस ऐसा मालूम होता था जैसे स्याह चट्टानों ने अचानक जगह छोड़ दी हो। हाँ, पानी में बेशुमार कश्तियां तैरती नजर आने लगी थीं। मैंने कहा बुज़दिल कहीं के, और फिर हम दोनों बैठकर रात का इंतजार करने लगे। खाना खाया और इतने आराम से सो गए जैसे अपने घर में हों। खौफनाक वाक़यात के दरमियान इतना वक्त गुजर गया था कि अब किसी खतरे की कोई अहमियत ही नहीं रह गई थी, और कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो गई थी कि किसी भी खतरे से मुकाबला रोज़मर्रा का शुगल मालूम होता था। सुबह उठे तो चाको चौबंद थे। टोबो ने भुने हुए बासी गोश्त का नाश्ता कराया और फिर हम आगे बढ़ने लगे। घड़ियाल रात के हादसे को भूलकर हवाखोरी के लिए निकल आए थे और दरिया के किनारे उनके गौल के गौल नजर आ रहे थे। कहीं कहीं दरियाई घोड़े भी नजर आ जाते थे। कई जगह उन्हें घड़ियालों से जंग करते हुए भी देखा गया। बहरहाल शाम तक सफ़र किया। कोई साफ जगह नहीं मिली थी जहाँ से दरिया अबूर किया जा सकता। बहरहाल जहाँ तक जा सकते थे जाने के लिए तैयार थे। एक तरह से जिंदगी बेमकसद हो गई थी। अभी जहन में कोई बड़ी बात नहीं थी। आराम और फिर हस्बे मामूल सफ़र। तीसरी शाम टोबो किसी हद तक उलझा हुआ था। उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, मास्टर मेरे ख्याल में हमारा सफ़र इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी तो आबादी के आसार नहीं है। वो स्याह लकीर मेरे ख्याल की आखिरी हद है। क्या मतलब? दरियाए नीतिका का एक पहाड़ से गुजरा है। ओह, ये भी इसी कहानी की बात है। हाँ, लेकिन सच्ची कहानी। तब फिर अगर उन पहाड़ों के नज़दीक पहुंचकर भी हम नाकाम रहे तो फिर मैं नए सिरे से सोचूंगा। ज़रूर सोचना टोबो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी है बॉस। क्यों? टोबो की जिंदगी का अहम मकसद बॉस की कसम पूरी करना है। ओह, मैं हंस कर रह गया। न जाने क्यों इन हालात में मेरी तबीयत में बेतवज्जही पैदा हो गई थी। अब तो अपने मकसद से भी मुझे कोई लगाव नहीं रहा था। हम खामोश हो गए। स्याह लकीर पहाड़ों का एक अजीम सिलसिला था। यहाँ तो जो चीज़ थी निराली थी। ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन ऐसी सपाट दीवारों की तरह थी जिन्हें अबूर करना सख्त मुश्किल था। बॉस, देवताओं की कसम, हम बिल्कुल ठीक रास्ते से आए हैं। इन पहाड़ों के दूसरी तरफ नीतिका आबाद है। एक एक निशानी ठीक मिल रही है। टोबो खुश होता हुआ बोला, दरिया पहाड़ में दाखिल हो रहा है ना? हाँ बॉस, और दरिया के उस तरफ से पहाड़ों में दाखिल होने का रास्ता है। ओह, मेरा ख्याल है यहाँ से दरिया भी आसानी से अबूर किया जा सकता है। हाँ बॉस, यहाँ वाले यकीनन ये रास्ता अबूर करते रहे होंगे। क्या इन पहाड़ों के दूसरी तरफ फौरन ही आबादी शुरू हो जाती है? मैंने पूछा। कहने लगा, इस बारे में मुझे नहीं मालूम, और मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद हम पहाड़ों के दामन में थे। दरिया का पाट काफ़ी चौड़ा था, लेकिन उसकी तह नजर आ रही थी, और यही मंजर सहर अंगेज था। तह में हीरे चमक रहे थे, रंग बिरंगे कीमती पत्थर जो बेकदरी से पानी में बह रहे थे। मैं खामोश निगाहों से उन पत्थरों को देखने लगा। हीरे बॉस? टोबो बोला। हाँ, लेकिन नीतिका में बड़े आला हीरे होंगे शायद। फिर क्या ख्याल है, दरिया अबूर किया जाए? चलो, मैंने कहा, और टोबो ने बेधड़क दरिया के अंदर पाँव रख दिया। मैं भी उसके साथ था, और उस वक्त मैं न जाने क्या था, कीमती हीरे मेरे पैरों तले रौंद रहे थे। हमने निहायत आसानी से दरिया अबूर कर लिया, और फिर हम दरिया के दूसरे किनारे पर ठहरे ही थे कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ कानों में पड़ी। टोबो ने मेरा शाना दबोच लिया। ये कैसी आवाज़ है टोबो? गड़बड़ है बॉस, टोबो आहिस्ता से बोला। और फिर हमें अचानक एक कवि हैकल शख्स नजर आया, जिसके पैरों और हाथों में जंजीरें खनक रही थी। उन जंजीरों के बावजूद वो काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत थी, और उसका रुख हमारी ही तरफ था। कवि हैकल शख्स निहायत तेजी से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके हाथों में लोहे की मजबूत जंजीरें थीं, लेकिन इसके बावजूद वो निहायत बर्क रफ्तारी से दौड़ रहा था। चेहरे पर वहशत के आसार लिए वो स्याह फाम वहशी दरिंदे की मानद लग रहा था। मैंने आहिस्ता से टोबो को आवाज़ दी। यस बॉस, टोबो ने फौरन जवाब दिया। लगता है जैसे ये हम पर हमलावर होने वाला है। मेरा भी यही ख्याल है बॉस। तब फिर संभालो, मैंने रुकते हुए कहा। हम दोनों उस कवि हैकल से निमटने की तैयारियां करने लगे। स्याह फाम हमसे सिर्फ चंद गज के फासले पर था। अचानक उसे जबरदस्त ठोकर लगी और वो औंधे मुंह गिर पड़ा, लेकिन वो उसी तेजी के साथ दोबारा उठा और वहशत ज़दा निगाहों से पीछे देखने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो किसी से खौफजदा है। ओह बॉस देखो, अचानक टोबो बोला, और वो मेरी निगाहें उस तरफ उठ गई। वो 4 स्याह फाम थे। उन चारों के हाथों में नेज़े थे, और वो तेजी से दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते सबसे आगे वाले ने उस स्याह फाम की तरफ नेज़ा फेंका।
मगर इत्तेफाक से नेज़ा निशाने पर ठीक से ना बैठा। हमारा ख्याल गलत था बॉस। हाँ, मैंने कहा, क्यों ना इसकी मदद की जाए। बिल्कुल, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया और टोबो ने अपनी जगह से छलांग लगाई। वो सीधा उस नेज़े पर जा पड़ा जो ताक़ुब करने वाले ने फेंक मारा था। दूसरे लम्हे नेज़ा टोबो के हाथ में था और टोबो दौड़ने वालों के रास्ते में आ गया। उसने नेज़ा दोनों हाथों में संभाल लिया था। रुक जाओ, मैंने वहशतज़दा स्याह फाम से कहा। वो मुझे मार डालेंगे। स्याह फाम वहशतज़दा अंदाज में बोला। नहीं मारेंगे, रुक जाओ। मैंने उसका शाना दबोच लिया और वो रुक गया, लेकिन उसकी खौफजदा निगाहें पीछे ही लगी हुई थी। नेज़े फेंक दो, टोबो गुराया। हमारे रास्ते से हट जाओ, वो कोलाका का कैदी है, सबसे आगे आने वाले ने कहा। टोबो ने कहा, अगर तुमने दूसरी बार इस पर हमला किया तो मैं तुम में से दो को खत्म कर दूंगा। मारो, इसे भी मारो, निहत्ते शख्स ने अपने साथियों से कहा। और दूसरे लम्हे उन तीनों ने टोबो पर हमला कर दिया और टोबो की फुर्ती काबिले दी थी। वो बिजली की तरह उनके दरमियान से निकल गया और फिर उसके नेज़े की अन्नी उनमें से एक की कमर छेद गई। स्याह फाम की करेहा चीख सुनाई दी। मैं ऐसे मौके पर टोबो को तनहा नहीं छोड़ सकता था, हालांकि मेरे पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन बहरहाल इन मामूली तरबियत याफ्ता लड़ाकों से लड़ने के लिए हथियार की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं उनमें से एक के सामने आ गया और उसने बेतुकान मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन बस नेज़ा खो देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अहमक, नेज़ा मेरे हाथ में आ गया। मैंने निहत्ते आदमी को छोड़कर उस पर हमला कर दिया जिसके पास नेज़ा था, और 2 ही 3 वार उसे ज़मीन पर ले आए। दूसरी तरफ टोबो ने भी अपना मुकाबिल ज़ेर कर लिया था, जिसे उसने जख्मी किया था। वो शायद दम तोड़ चुका था। नेज़े की अन्नी अकब से किसी खतरनाक मकाम को छेद गई थी। वहशी कैदी एक तरफ खड़ा खौफजदा निगाहों से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। मुताक़िब अब ज़मीन पर पड़े पलकें झपका रहे थे। उनके चेहरों पर मौत की जर्दी छाई हुई थी, गोया वो मुंतज़िर थे कि अब हमारे हाथों के नेज़े उनके सीनों में उतर जाएंगे। टोबो ने कैदी से पूछा, सिर्फ ये 4 थे या इनके पीछे दूसरे भी हैं? कैदी ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा, नहीं, सिर्फ यही थे। टोबो ने पूछा, अब इनके साथ क्या सलूक किया जाए? कैदी ने कहा, कत्ल कर दो, इन्हें कत्ल कर दो, देवताओं के लिए इन्हें कर दो, वरना ये क्या हुक्म है बॉस? टोबो ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, ये इनका आपस का मामला है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, फिर भी इसकी तसल्ली के लिए इन्हें कस लिया जाए, मालूमात करेंगे फिर जो भी मुनासिब हुआ। मैंने कहा, नहीं, इनकी ज़िंदगी हम सब के लिए ख़तरनाक बन जाएगी। देवताओं के लिए मेरे ऊपर एक एहसान और कर दो, इन्हें कत्ल कर दो। स्याह फाम कैदी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बॉस, टोबो ने फिर मेरी शक्ल देखी। तुम्हारा क्या ख्याल है टोबो? मैं तो कोई फैसला नहीं कर सकता बॉस। एक बात बताओ। हाँ बॉस। क्या ये इंसान नहीं है? कीड़े मकोड़े हैं कि एक आदमी के कहने से हम इन्हें कत्ल कर दें? मामला समझ में आने दो। अगर ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक हुए तो फिर इनके बारे में सोचेंगे। ऐसी सूरत में किसी तौर में इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ओके बॉस। टोबो ने गर्दन हिलाई और फिर थोड़ी देर के बाद उसने उन तीनों के हाथ पीछे करके कस लिए और फिर उसने नेज़े की अन्नी से उन्हें आगे धकेला। चलो, वो बोला, और मैंने कवि हैकल कैदी के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम भी चलो, इन लोगों का फैसला बाद में कर लेंगे। और वो खामोशी से हमारे साथ चल पड़ा। उसकी जंजीरें तोड़ने के लिए किसी मुनासिब जगह की ज़रूरत थी। वैसे भी यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। मुमकिन है कुछ दूसरे लोग भी उनके पीछे आए। ऐसी सूरत में हम नुकसान भी उठा सकते थे। हम उस जगह से काफ़ी दूर निकल आए जहाँ ये हंगामा हुआ था। उस जगह बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। एक ऊंची चट्टान के अकब में अपना मस्कन बना लिया और फिर मैंने कैदी की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? जवाला, उसने जवाब दिया। कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? टोबो ने पूछा। रक्षम्बा, जवाला ने जवाब दिया। ओ बॉस, ये तो नितिका का पड़ोसी कबीला है। टोबो मेरी तरफ देखकर बोला। क्या तुम लोग नितिका के बाशिंदे हो? स्याह फाम ने पूछा। नहीं, तुम्हारी ये जंजीरें तुम्हें तकलीफ दे रही होंगी। मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। टोबो ने कहा, क्या हुक्म है बॉस? मैंने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं। और फिर हमने सारे सवालात उस वक्त तक के लिए मुलतवी कर दिए जब तक वो स्याह फाम कैदी जंजीरों से आज़ाद ना हो गया। आज़ाद होने के बाद उसने अपनी कलाइयों पर पड़े हुए जख्मों के जो खरंड बनकर खुश्क हो चुके थे मसलते हुए कहा, आह, पूरे 11 साल के बाद मेरे हाथ जंजीरों से आज़ाद हुए हैं। तुम 11 साल से कहते? टोबो ने हैरत से पूछा। हाँ, पूरे 11 साल से। टोबो ने कहा, इस दौरान तुमने निकल भागने की कोशिश नहीं की? लातादाद मरतबा। तुमने शायद मेरे जिस्म पर इन बेशुमार जख्मों के निशानात नहीं देखे। देखो, मेरे बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो अपनी असल शक्ल रखता हो। मेरे दुश्मन ने मेरे जिस्म के सारे नक्शो निगार तब्दील कर दिए हैं और ये सज़ाएं ज़्यादातर मुझे मेरे फरार पर मिली हैं। और शायद बड़ों की ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंसानी सांस जब तक बरकरार रहे उसे कोशिश करते रहना चाहिए। ज़िंदगी का अगर कोई मकसद बन जाए तो फिर ज़िंदगी उसी के लिए वक्फ कर देना ही ज़िंदगी है। मकसद हासिल ना हो तो मौत बेहतर है।
और मैं बार बार जिंदगी की बाजी लगाता रहा, मौत का मुतलाशी रहा। आखिर आज कामयाबी मिल गई जिसका जरिया तुम हो। खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा। क्या तुम भूखे हो? हाँ, खाने को कुछ मिल सकता है। मैंने टोबो की तरफ देखा और टोबो ने गर्दन हिला दी। फिर वो खाने के इंतजामात करने लगा। वाक़यात व हादसात की ये सरजमीन अनोखे ड्रामे पेश करती थी। सही मानों में यहाँ जिंदगी पर जमूद नहीं था, मुतहरिक और रमा दमा जिंदगी, नित नए वाक़यात से तहरीर। दर हकीकत अगर मकसद ना भी मिल सके तो इस अनोखी जिंदगी की कहानी इस अनोखी सरजमीन पर खासी दिलचस्प और दिलकश थी। कोई भी वाक़या कैसी ही अनोखी अहमियत का हामिल हो, जहन को ज़्यादा मुतासिर नहीं करता था। तबीयत हर अजीब वाक़या के लिए तैयार रहती थी। चुनाचे उस वक्त भी यही कैफियत थी। स्याह फाम कैदी का मिलना, उसके दुश्मनों को ज़ेर करना और फिर ये गुफ्तगू खासी अहमियत रखती थी, लेकिन जहन को कोई शदीद तजस्सुस नहीं था। टोबो ने खाना तैयार कर लिया। हमने गिरफ्तार शुदा लोगों को भी कुछ पेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। अलबत्ता स्याह फाम कैदी खासा खुश खुराक था। फिर कैद के दौरान वो खाना पीना भूल गया था और इस वक्त 11 साल की कसर पूरी करना चाहता था। हम दिलचस्पी से उसे खाते देखते रहे। खूब सैर होने के बाद उसने ममनून निगाहों से हमारी तरफ देखा और फिर धीमे लहजे में बोला, जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मुझे जंगल की कहानियाँ सुनाती थी। वो उन देवताओं का जिक्र करती थी जो जंगलों में रहते हैं और उनकी मदद करते हैं जो मजलूम हैं। बड़े होने के बाद ये कहानियाँ मुझे झूठी मालूम हुई, क्योंकि देवता मुझे कभी ना मिले थे। मुझे हैरत थी कि मेरी माँ ने मुझे झूठी कहानियाँ क्यों सुनाई थी, लेकिन मुझे ये ना मालूम था कि देवता ज़रूर मिलते हैं, लेकिन दूर निकल आने के बाद। मगर क्या करूँ, कसूर मेरा नहीं था। मेरी निगरानी करने वाले मुझे दूर निकल आने से पहले ही पकड़ लिया करते थे। शायद मुझे तेज़ दौड़ने की मश्क नहीं है। उसकी इस मज़े का खेज गुफ्तगू पर हम लोग मुस्कुराए बगैर न रह सके। तो तुम्हारे ख्याल में हम देवता हैं? हाँ, और मेरी माँ सच्ची, उसने शाने हिलाते हुए कहा। बास, अब तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ खासी देर क़याम करना होगा, बल्कि शायद पूरी रात। क्या तुम इस अहमक की पूरी कहानी न सुनोगे? टोबो ने मुझे मुखातिब करके कहा। क्या हर्ज है टोबो, हमें कौन सा रातों रात मंजिल तक पहुँच जाना है? एक रात यहाँ भी सही, मैंने जवाब दिया। गुड बॉस, मेरी भी यही राय है, लेकिन फिर उसकी कहानी सुनने के इंतजामात भी कर लेने चाहिए। मेरा मतलब है रात के क़याम का बंदोबस्त। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। हाँ भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम हमारी थोड़ी देर की रफाकत पसंद करोगे मिस्टर जवाला? उसने कहा, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मैं तुम्हारा खादिम हूँ। तब आओ थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा कर लें। रात खुनक भी होती है और खौफनाक भी, दोनों काम हो जाएंगे। ज़रूर। स्याह फाम भी उठ गया। तब मैंने उन तीनों की तरफ देखा जिनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और वो इस तरह बैठे थे कि बगैर सहारा लिए ना उठ सकें, और सहारा देने वाला उन्हें कोई भी ना था। वो तीनों खामोशी से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझसे निगाहें मिलते ही उनमें से एक बोला, तुम अफ्रीकी नहीं मालूम होते जवान? हाँ, मैं अफ्रीकी नहीं हूँ, सयाह हो, यही समझ लो। सोने की तलाश में आए थे? ये भी ठीक है। तब फिर सोना हासिल करो। इन इलाकों में ज़िंदगी भी खो सकते हो। हमारे मामले में मुदाखलत क्यों करते हो? खूब, सोना हासिल करने का कोई तरीका बताओ दोस्त। कहने लगा, तुम्हारे साथ ये अफ्रीकी कौन है? मैंने कहा, मेरा मुलाजिम समझ लो। समझ लिया। वो मुस्कुराया और सोना हासिल करने का बेहतरीन तरीका भी तुम्हें बताया जा सकता है। कोलाका दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन। अगर कैदी के कहने से तुमने हमें कत्ल भी कर दिया तो तुम्हें यहाँ से कुछ ना मिलेगा और मुफ्त में जान जाएगी। कोलाका के आदमी बिलाखिर तुम्हारा पता चला लेंगे और फिर तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी करके आग में जला दिया जाएगा। जो हम कह रहे हैं वही होगा। मैंने कहा, तब फिर तुम कोई तरकीब बताओ। सीधी सी बात है, हमें आज़ाद कर दो और जवाला को कैद करके हमारे साथ ही कोलाका की खिदमत में चलो। कोलाका तुम्हें सोने से लाद देगा, ये हमारा वादा है। लेकिन क्या कोलाका के लिए इस कैदी की वही अहमियत है? हाँ बिल्कुल, कोलाका हर कीमत पर इसे कैद में देखना पसंद करेगा और अगर तुमने एक काम किया तो तुम्हें अपने दोस्तों में शुमार करेगा। लेकिन कैदी कौन है? वो बोला, ये कबीले की बातें हैं, हमारे बिल्कुल ज़ाती राज, जिनसे तुम्हें कुछ ना मिलेगा और ये तुम्हारे लिए किसी दिलचस्पी के हामिल भी नहीं हो सकते। मैंने कहा, लेकिन मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। कहने लगा, तुम सिर्फ सोने से दिलचस्पी रखो सयाह, ऐसे राज तुम्हारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। मैंने कहा, तुम इसकी परवाह ना करो, मुझे बताओ। उसने कहा, कोलाका इसे पसंद ना करेगा। मुझसे गुफ्तगू करने वाले ने सवालिया अंदाज में अपने दूसरे साथी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन वो जिद कर रहा है, उसके साथी ने आहिस्ता से कहा। कहने लगा, सोने के ख्वाहिशमंद, तुम यूं करो कि हमारे हाथ हमारी पुश्त पर ढीले कर दो, ऐसे कि बंधे हुए मालूम हो लेकिन हमें खोलने में कोई दुश्वारी ना हो। सो इस अंदाज में हम तुम्हें अपनी कहानी सुनाएंगे और अगर वो दोनों इस दौरान वापस आ गए तो हमें कोई दिक्कत ना होगी।
मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम यूं समझो कि जब हम 2 अफराद तुम चारों पर काबू पा सकते हैं तो हमें निहत्ते आदमियों को दोबारा गिरफ्तार करना मुश्किल ना होगा। तुम बेफिक्र हो और अपनी कहानी सुनाओ। अगर वो दरमियान में आ भी गए तो मैं खामोशी से अपना काम कर लूँगा। और वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। गैर अफ्रीकी और जिद करने वाले ये कहानी कबीले का राज है, लेकिन तूने शर्त आयद की है तो सुन। कोलाका कबीले का सबसे ताकतवर इंसान है और यह ज़रूरी नहीं है कि पुश्तों से सरदारी करने वाले सरदारी को अपनी मीरास समझ लें। हालांकि जो ताकतवर है वही सरदारी का अहल होता है, लेकिन कबीलों की रस्मों का फ़ायदा उठाकर जवाला का बाप बैनरक खुद भी सरदार बन बैठा, जबकि उसमें सरदारी की कोई शान नहीं है। हाँ, उसका बेटा जवाला अगर ताकत रखता तो सरदारी हासिल कर सकता था, लेकिन वो छोटा था, सो वही हुआ जो होना चाहिए था। यानी कोलाका ने बैनरक, उसकी बेटी और बेटे जवाला को कैद कर दिया और खुद सरदार बन गया। बैनरक तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन सरदार कोलाका नहीं चाहता कि जवाला आज़ाद हो और उसकी सरदारी में दखल अंदाज हो। सो यूं समझ के जवाला कोलाका के लिए क्या अहमियत रखता है। अब अगर तू इसे गिरफ्तार करने में मदद देगा तो कोलाका उसके एवज क्या कुछ न देगा। वो खामोश हो गया। यूं ये दिलचस्प कहानी मेरे इल्म में आई और मैंने मुस्कुराते उन तीनों अहमकों से पूछा, क्या कोलाका के पास बहुत सोना है? कहने लगे, पीले सोने के अंबार हैं उसके पास और उनमें बेशुमार जगमगाते पत्थर भी शामिल हैं। और तुम सयाहों की तमा यही चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए कोई बड़ी हैसियत नहीं रखती। चुनाचे कोलाका को क्या एतराज़ होगा कि तुम्हें सब कुछ दे दे। मैंने कहा, बात तो ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरे जहन में एक और तरकीब भी आई है। भाई जवाला अब जवान हो चुका है और सरदारी के काबिल है। मेरा ख्याल है अगर जवाला बस्ती में वापस जाए और अपने लोगों के सामने सरदारी की ख्वाहिश जाहिर करे तो इसकी बस्ती वाले इसका साथ देंगे और अपने चौड़े बदन की कुव्वत से काम लेकर वो कोलाका को शिकस्त दे सकता है। तो फिर तुम ऐसे बूढ़े आदमी को सरदार क्यों बनाए रखना चाहते हो जो अब सरदारी के काबिल ना रहा हो? क्यों ना हम सब मिलकर जवाला को उसकी सरदारी दिला दें, इसके बाप और इसकी बहन को आज़ादी दिला दें। मुझे सोना मिल जाएगा और तुम लोग भी वफादारों में कहलाओगे। क्या बकवास है, हम कोलाका के खादिम हैं, वो तीनों बिगड़ कर बोले, और मैं जवाला का दोस्त। इसलिए अब तुम सब बकवास बंद करो। जवाला के आने के बाद तुम तीनों का फैसला हो जाएगा। और उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो कुछ ना बोल सके। सामने से जवाला और टोबो आ रहे थे और जवाला ने तो गोया अपने सर पर सूखी लकड़ियों का पूरा दरख्त उठाया हुआ था। दोनों करीब पहुंच गए और जवाला ने लकड़ियां जमीन पर डाल दी। टोबो के होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये जवाला तो बड़े काम की चीज़ है चीफ, पूरे पूरे दरख्त उखाड़ सकता है। टोबो बोला, मैं देख रहा हूँ। अगर तुम इजाज़त दो बास तो मैं इन तीनों को सिर्फ घोंसे मार मार कर हिला कर दूं। दरअसल मैं इनसे डरता नहीं, लेकिन कोलाका ने मेरे ऊपर इतने मजालिम ढाए थे कि फिर मैं हर चीज़ से डरने लगा। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि मेरे लिए कोलाका का क्या हुक्म था। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। कहने लगा, उसका कहना था कि हमेशा मेरे बदन पर जख्म रहें और उनमें तकलीफ पैदा की जाती रहे ताकि मैं उनकी वजह से परेशान रहूं और फरार के बारे में ना सोच सकूं। ओह, मैंने हमदर्दी से उसे देखा। जवाला की कहानी काफ़ी हद तक मुझे मालूम हो चुकी थी और यह भी कि कोलाका खासा जालिम इंसान है, लेकिन मेरे बदन में हैरत अंगेज खूबी है। उसने कहा, मेरी पैदाइश पर मेरी माँ ने पत्थर में उगने वाली खास बूटी मेरे मुंह में रख दी थी और मेरा बाप उसे न जाने कहाँ से तलाश करके लाया था। उसका असर ये होता है कि बदन में जख्म लगने के फ़ौरन बाद भरना शुरू हो जाते हैं। तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। देखो, मैं ठीक हूँ। इन लोगों से पूछो इन्होंने मेरे बदन पर कितने जख्म लगाए थे। मैं हमदर्दी से उस मासूम स्याह फाम को देख रहा था। उसकी कहानी मुझे मालूम हो ही गई थी, चुनाचे अब उसे मजलूम समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। टोबो ने एक चौड़े दायरे में अलाव बनाया। वैसे खून की तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। फिर अलाव को आग लगा दी गई। मैंने टोबो से पूछा, रास्ते में जवाला से तुम्हारी गुफ्तगू हुई थी टोबो? हाँ चीफ, उसने अपने बारे में कुछ बताया। कहने लगा, मैंने इसके बारे में ख़ास तौर से नहीं पूछा बॉस, बस ऐसे ही ज़िमनी बातें इसने बताई थी। आओ अब जवाला से उसकी कहानी सुने, मैंने कहा, और फिर हमने जवाला से उसकी कहानी की फरमाइश कर दी। निहायत मासूम अंदाज में जवाला ने वही कहानी सुना दी जो इससे पहले उन लोगों ने सुनाई थी। उसके अंदाज में मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने पूछा, तुम फरार क्यों हुए थे जवाला? और जवाला हैरत से मुझे देखने लगा। क्यों, कैद में क्या मज़ा आता है? मैंने कहा, मेरा मतलब है तुम्हारे जहन में कोई ख्याल तो होगा। कैसा ख्याल? यही कि अगर तुम कोलाका के पंजे से आज़ाद हो गए तो क्या करोगे? तुमने कैद के दौरान इस बारे में ज़रूर सोचा होगा जवाला, मैंने कहा, और जवाला किसी सोच में डूब गया। क्या सोचा था? यही कि अगर आज़ाद हो गया तो अपने बाप और बहन को कोलाका की कैद से ज़रूर छुड़ाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा, ख्वाह इसमें जान चली जाए। तुम खुद बताओ, मैं छोटा सा था जब कोलाका ने मुझे मेरे बाप और बहन से जुदा कर दिया था। क्या जवान होकर भी मैं उनसे मिलने की आरजू नहीं करूं? मैंने कहा, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक बात बताओ,
हाँ ज़रूर पूछो। वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ एहसान किया है, बल्कि मेरी ज़िंदगी बचाई है। क्या तुम मुझे ग़ुलाम बना लोगे या मुझे कोलाका से जंग की इजाज़त दे दोगे? मैंने कहा, नहीं ज़वाला, हम तुम्हें ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम तुम्हें ना सिर्फ आज़ादी दिला देंगे बल्कि कोलाका के जंग करने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। मैंने कहा, और ज़वाला हैरत से हमें देखने लगा। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैंने पूछा। वो कहने लगा, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मैंने कहा, हमने इन लोगों के खिलाफ तुम्हारी मदद क्यों की, जबकि हमारे पास हथियार भी नहीं थे? कहने लगा, उस वक्त मेरा ख्याल था कि मेरी ज़िंदगी बचाकर तुम मुझे अपना ग़ुलाम बना लोगे, लेकिन तुमने अभी कहा है कि तुम मुझे अपना ग़ुलाम नहीं बनाओगे। ज़वाला ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैंने कहा, तुम हमारे दोस्त भी तो बन सकते हो ज़वाला। ओह वाकई? ज़वाला बेहद खुश हो गया। क्या मैं भी इस काबिल हूँ? क्या मुझे भी कोई दोस्त बना सकता है? बोलो, जवाब दो, क्या तुम मुझे दोस्त बनाओगे? मैंने कहा, बनाओगे क्या, तुम हमारे दोस्त बन गए हो। टोबो टोबो उठ, दोस्ती का रक्स कर। आह, मैंने ये रक्स कभी नहीं किया। मुझे दोस्ती का रक्स करने की बेहद आरज़ू थी। आज मेरी आरज़ू पूरी हो गई है। मैं ज़िंदगी में पहली बार दोस्ती का रक्स करूँगा। ज़वाला उठा और बेहंगम तरीके से उछलने लगा। तब टोबो भी उसके साथ शरीक हो गया। तीनों कैदी कीना तोज़ निगाहों से उनको देख रहे थे। उनके होंठ सुकड़ गए थे। देर तक यह हंगामा जारी रहा और फिर दोनों हंसते हुए बैठ गए। अफसोस मेरे दोस्त, मैं दोस्ती का कोई तोहफा पेश नहीं कर सकता, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। हाँ, अगर कभी इस काबिल हुआ तो तोहफा अदा कर दूंगा। तेरी दोस्ती, तेरी मोहब्बत बजाते खुद एक तोहफा है। देख टोबो मेरा दोस्त है और हम दोनों कितनी मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं। कहने लगा, आह, मालूम होता है मेरी तकदीर का सूरज दलदल से निकल आया है। अब रोशनियां फूट रही हैं। यकीनन मेरी तकदीर की रोशनी मेरे बाप और बहन तक पहुंच जाएगी। मैंने जवाब दिया, यकीनन ज़वाला, यकीनन। और फिर मैंने टोबो के इशारे से करीब बुलाकर कुछ समझाया। टोबो ने गर्दन हिला दी थी। चंद मिनट तक वो इधर उधर की बातें करता रहा। फिर टोबो ने कहा, तूने तकदीर की बात ठीक कही ज़वाला। तुझे मालूम है कि हमारा दोस्त कौन है? मुझे नहीं मालूम। ओह, तूने आसमान से चमकते तारे टूटते देखे हैं? हाँ, वो जो एक लकीर सी छोड़ जाते हैं। सो एक तारा टूटा, दरिया में गिरा और एक मछली ने उसे निगल लिया। फिर वो मछली किनारे पर आई और उसने एक चमकदार मोती उगल दिया, लेकिन ये मोती जानदार था। और फिर उस जानदार की उम्र और जसामत बढ़ती गई और तू समझ गया कि आसमान से गिरने वाला कौन है, हमारा दोस्त। मैंने टोबो को यह कहानी नहीं सुनाई थी, ये सिर्फ टोबो की इख्तरा थी, लेकिन इसका असर उन तीनों पर और ज़वाला पर हैरत अंगेज हुआ था। तब तो ये अम्बोका है, ताकत का देवता अम्बोका। हाँ, और अम्बोका जिसके साथ हो तो समझता है फतह उसके साथ चलती है। मैं जानता हूँ। ज़वाला औंधे मुंह गिर गया और फिर वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, ए आसमान के बासी, तूने ज़वाला के मुकद्दर की तारीकियों को बिलाखिर दलदल में डुबो दिया। अब ज़वाला का सूरज ज़रूर चमकेगा। रात गए तक इसी किस्म की ऊट पटांग बातें होती रहीं। फिर हमने सोने की सोची। टोबो मेरे नज़दीकी सो गया। कैदियों को खूब कसकर बांध दिया गया ताकि वो फरार ना हो सकें या ऐसी कोई कार्रवाई ना कर सकें जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। फिर जब दूसरे सो गए तो टोबो ने कहा, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं मास्टर? तूने वो कहानी खूब सुनाई। वो कहने लगा, अफ्रीकी कबाइल की लोक कहानी है मास्टर। इन लोगों के दिल दहल गए होंगे, मगर तुम क्या इरादा रखते हो मास्टर? मैंने कहा, इस तरह इन लोगों की जान नहीं लेंगे टोबो। बहरहाल हमें इनसे दुश्मनी नहीं है, हम सुबह इन्हें आज़ाद कर देंगे। ठीक है, और ज़वाला, उसकी मदद तो करना ही होगी टोबो। तुम खुद बताओ, क्या ऐसे मासूम और मजलूम आदमी की मदद नहीं करोगे जिसने पूरी ज़िंदगी दुश्मन की कैद में गुजार दी हो और उसकी सबसे बड़ी आरज़ू ये हो कि वो अपने बाप और भाई को आज़ाद कर दे? कैसी मजलूमियत है उसकी आरज़ू में। ठीक कहते हो बॉस। इसके अलावा टोबो, हमारी ज़िंदगी तो खुद एक तरह से बेमकसद है। हमें हीरों की तलाश ही है ना, सो हीरे यहाँ मौजूद हैं, मिल ही जाएंगे। लेकिन वो सच्चे मोती बिलाशुबा इन हीरों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं, जो किसी की आरज़ू पूरी होने पर खुशी से उसकी आंखों में चमकने लगते हैं। तू अजीम है मास्टर, और तेरी अजमत तेरी पेशानी पर सजी हुई है। टोबो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो बड़े इल्म वाला नहीं है, लेकिन तू उसकी बात नोट कर ले। एक दिन तुझे बड़ी अजमत मिलेगी। एक अनोखा दिन ज़रूर आएगा मास्टर, जब बहुत सी ज़ुबानों पर तेरे गीत होंगे। मैं खामोश हो गया। दर हकीकत मैं संजीदा हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पीछे डाल दिया था और इस वक्त सिर्फ ज़वाला के बारे में सोच रहा था। और ज़वाला, वो न जाने सो रहा था या जाग रहा था। बहरहाल वो मासूमियत से बिल्कुल किसी बच्चे की मानंद ज़मीन पर हाथ पांव फैलाए लेटा था। फिर रात के किसी हिस्से में मुझे भी नींद आ गई और दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। कैदी भागने की कोशिश ज़रूर करते अगर उन्हें मौका मिल जाता, लेकिन हमने उन्हें बेबस कर दिया था, इसलिए वो उसी तरह मौजूद थे। ज़वाला भी जाग गया था और अब खामोश बैठा उन कैदियों को घूर रहा था।
अलाव की लकड़ियां बिल्कुल राख हो गई थीं। बहरहाल उन्होंने सारी रात अपना फर्ज अंजाम दिया था। सुबह को हमने जो मिल सका उसका नाश्ता किया और फिर मैंने इन तीनों कैदियों को आज़ाद कर दिया। वो हैरान नजर आ रहे थे। मैंने कहा, और अब तुम लोग अपने इलाके की तरफ भाग जाओ। जवाला आज़ाद है और अब वो कभी कैद नहीं होगा। जाओ, अपने सरदार को बता देना कि अब अंबोका जवाला का साथी है। तीनों कैदियों ने पूरी बात भी नहीं सुनी। उन्होंने शायद रात फिर सोचा था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है और सुबह होते ही उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। शायद उन्हें कसकर बांधने से उन्होंने यही तासुर लिया था। हम लोग उन्हें भागते देखते रहे और फिर मैंने गहरी सांस ली और जवाला की तरफ देखने लगा। जवाला खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। क्या ख्याल है जवाला, तुम उनकी आज़ादी से खुश नहीं हुए? जवाला ने कहा, ना खुश भी नहीं हुआ का। आका नहीं दोस्त। दोस्त? जवाला ने कहा और खुशी से मुस्कुरा पड़ा। हाँ दोस्त, तो तुम उनकी आज़ादी से खुश हो? नहीं। फिर? ना खुश भी नहीं हूँ कि उन्हें मेरे दोस्त ने आज़ाद किया है और मेरे मेहरबान ने जो काम किया है वो गलत नहीं हो सकता। ये मुमकिन है कि उसे मेरी मोटी अकल समझ ना सके। बहुत उम्दा जवाला, बिलाशुबह तुम्हारे अंदर उम्दा दोस्त बनने की सारी सलाहियतें मौजूद हैं। तुम्हारा ख्याल ठीक है जवाला, और इत्मीनान रखो, तुम्हारा दोस्त ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो तुम्हारे लिए गलत हो। मुझे यकीन है, जवाला ने पूरे एतमाद से कहा। तब मैं टोबो की तरफ मुखातिब हुआ। टोबो, अब मुझे तुमसे मशवरा करना है। हुक्म बॉस, अब क्या करना चाहिए? कहने लगा, मेरे ख्याल में सबसे पहले यह जगह छोड़ देना चाहिए और यहाँ से इतनी दूर निकल चलना चाहिए कि कुलाका के आदमी हमें ना पा सके। अभी हम ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। अगर वो लोग आ गए तो हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक ख्याल है। नितिका की जाने भी चलते हैं बॉस। हाँ, लेकिन अब हमारी मंजिल नितिका नहीं है। कहने लगा, ठीक है बॉस, लेकिन कोई क़यामगाह ज़रूरी है। आओ, मैंने टोबो की बात से मुत्तफिक होकर कहा और हम चल पड़े। हम नहायत तेज़ी से रास्ता तय कर रहे थे। अब हम तीनों के पास नेज़े थे। कमबख्त वाइट अगर हमारा एमुनिशन ना ज़ाया कर देता तो हमें इतनी फ़िक्र लाहक ना होती, लेकिन बहरहाल जो होना था वो तो हो ही चुका था। अब उसके बारे में क्या सोचना। पूरा दिन हमने नहायत बर्क रफ्तारी से सफ़र किया। रास्ता भी साफ था और फिर इत्तफाक से मौसम भी अबर आलूद रहा, जिसकी वजह से तेज़ सफ़र में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस वक्त हम जिस इलाके में थे वो पहाड़ी इलाका था, लेकिन पहाड़ों के दामन में घने जंगल फैले हुए थे। नहायत उम्दा जगह है बॉस, यहाँ पानी भी ज़रूर होगा, टोबो ने कहा। मैंने कहा, शायद, और अगर पहाड़ों में गार भी हों तो ओह, तब तो मज़ा ही आ जाए बॉस। अंधेरा झुक आया है, इस वक्त गार तलाश करना नामुमकिन होगा। हाँ, लेकिन क़याम यही किया जाए। यूँ भी हम उस इलाके से काफ़ी दूर निकल आए हैं। बेशक बॉस, और अब इतनी जल्दी भी नहीं। उन लोगों को वापस पहुँचने में, अपना हाल कहने में और फिर कोलाका को जोश आने में कुछ वक्त लगेगा। हमने मुनासिब फासला तय कर लिया है, टोबो ने कहा और उसके जुमलों पर मुझे ज़ोर की हंसी आ गई। कोलाका के जोश में आने की बात तो तुमने खूब कही टोबो, मैंने हंसते हुए कहा और टोबो भी हंसने लगा। तुम भी हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लो जवाला, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने जवाला से कहा और जवाला ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। उसके इस फरमाइशी कहके पर हम दोनों फिर हंस पड़े। मैं बहुत खुश हूँ दोस्त। अच्छा? हाँ, तुम यकीन नहीं करोगे, रात को मुझे बहुत देर में नींद आई। मैं खामोश लेटा, खुद को यकीन दिलाता रहा कि मैं दर हकीकत आज़ाद हो गया, लेकिन नींद बड़ी कम वक्त निकली। न जाने कहाँ से मेरी आंखों में कोलाका आ घुसा। उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और फिर क्या ही कोड़े पड़े हैं मेरे दोस्त। मेरी सारी पुश्त की खाल उड़ गई और मैंने खूब शोर मचाया। तब आँख खुली और रोशनी नजर आई। मेरी पुश्त से खून टपक रहा था, लेकिन जब मैंने पीठ पर हाथ फेरा तो खून ना था। अब तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सोचा, ये खून अचानक कहाँ गया? सारे जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गए? तब मेरी निगाह उन तीनों पर पड़ी जो बंधे हुए थे और फिर मुझे बड़ी मुश्किल से यकीन आया कि मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ। और फिर जानते हो दोस्त कि मेरा दिल क्या चाहा? मैंने दिलचस्पी से पूछा, क्या चाहा? वो कहने लगा, मेरा दिल चाहा कि मुझे एक कोड़ा मिल जाए और मैं इन तीनों को इतना ही मारूं जितना रात को पिट चुका हूं। बड़ा ही दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने खुद को बाज रखा। जवाला की बातें मज़े का खेज भी थी और दर्द अंगेज भी। ये वो शख्स था जो कैद के आलम में जवान हुआ। वो आज़ादी का तस्वुर ही खो बैठा था। हाँ, ये उसके खून की गर्मी थी जिसने उसे बार बार फरार पर उकसाया था। ये उसकी खसूसी हिम्मत थी और इससे बहरहाल जवाला की हिम्मत का अंदाज़ा होता था। मैंने एक और फैसला किया है दोस्त, जवाला ने कहा। वो क्या? अब मैं रात को सोऊंगा ही नहीं। अरे क्यों? मैंने दिलचस्पी से पूछा। सो जाता हूँ तो गिरफ्तार हो जाता हूँ, जवाला ने मासूमियत से कहा और हम दोनों हंस पड़े। नहीं जवाला, खुद को यकीन दिला लो कि तुम आज़ाद हो गए हो और अब कभी गिरफ्तार नहीं होगे, और फिर आराम से सो जाओ। ओह, तरकीब अच्छी है, जवाला ने गर्दन हिलाई। मैंने कहा, अब दूसरे मसले की तरफ आओ। वो क्या बॉस? टोबो बोला। खुराक, इस बारे में क्या सोचा है? ओ बॉस, मेरा ख्याल है इन इलाकों में पेट का मसला ज़्यादा नहीं है।
घने जंगलात में घूमते हुए जानवर इंसान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन इस वक्त, अरे उन्हें पता थोड़ी होगा कि हमें इस वक्त उनकी ज़रूरत है। आओ ज़वाला, शिकार कर तलाश करें। और तुम बॉस, मेरा ख्याल है तुम उस चट्टान के पास चले जाओ, हम वहीं आ जाएंगे। ओके। मैंने गर्दन हिलाई और वो दोनों अपने अपने नेज़े लेकर आगे बढ़ गए। मैं चारों तरफ देखने लगा और फिर मैंने अपने लिए काम मुंतखब कर लिया। पहाड़ी पत्थरों में सूखी हुई झाड़ियाँ पड़ी थीं। मैं उनकी लकड़ियाँ तोड़ने लगा ताकि आग रोशन की जा सके। नेज़े से मैं इन लकड़ियों को झाड़ियों से अलहदा कर लेता था ताकि अगर झाड़ियों में कोई जानवर हो तो मुझे नुकसान न पहुंचा सके। मैंने चट्टान के गिर्द अलाव बनाया और मोटी लकड़ियां एक जगह जमा करके उनमें आग रोशन कर दी। थोड़ी देर के बाद अंधेरा मुकम्मल तौर पर छा गया। आग के शोले माहौल को मुनव्वर कर रहे थे और मैं उन शोलों पर निगाहें जमाए अपने बारे में सोच रहा था। चारों तरफ हू का आलम था। मैं अफ्रीका के उस वीरान हिस्से में आग रोशन किए बैठा था। कभी गुमान में भी नहीं था कि ऐसे हालात पेश आ सकते हैं। दर बदर करने वालों ने मुझे दर बदर कर दिया था। क्या कभी वो भी मेरे बारे में सोचते होंगे? तभी टोबो की आवाज़ सुनाई दी। वाह बॉस, दर हकीकत इस आग ने इस वक्त हमें रास्ता दिखाया है, वरना हम तो अंधेरे का शिकार हो गए थे। मैंने जल्दी से आंखें खुश कर लीं और खड़ा हो गया। ज़वाला की पुश्त पर एक हिरन लटका हुआ था। उसने उसे ज़मीन पर डाल दिया। इस वक्त यही शरीफ जानवर तैयार हो सका, वरना ऐसा लगता था जैसे सब हमारी आमद से बाखबर हो गए हों। टोबो ने कहा और फिर वो और ज़वाला मिलकर हिरन की खाल वगैरह उतारने लगे। थोड़ी देर के बाद गोश्त भुनने की बू चारों तरफ चकरा रही थी और फिर एक हिरन हम तीनों आसानी से हजम कर गए। उसके बाद लेटने की तैयारियां हुई और चट्टान के गिर्द फैला हुआ अलाव रोशन कर दिया गया। हाँ भाई ज़वाला, आज तो तुम आराम से सोओगे, मैंने कहा। जो मेरा दोस्त कहे। तुम अपने जहन से कैद का ख्याल निकाल दो। अब कोलाका तुम पर हाथ नहीं डाल सकेगा, बल्कि अब तो उसकी शामत आ रही है। रास्ते में ज़वाला मुझसे पूछ रहा था कि क्या हमारा दोस्त वाकई आसमान से गिरा था। टोबो ने कहा, हाँ, लेकिन खजूर में नहीं अटका। मैंने जवाब दिया। ये मुहावरा खुद टोबो की समझ में भी नहीं आया था, चुनाचे वो मेरी शक्ल देखता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है बॉस कि हम करेंगे क्या? क्या मतलब? 3 आदमियों की ये फौज ज़ाहिर है रक्षम्बे पर हमला आवर नहीं हो सकती। कुछ करना ही होगा टोबो। बहरहाल ज़वाला से किया हुआ वादा पूरा करना ज़रूरी है। मगर कैसे बॉस? चंद पॉइंट मेरे जहन में है। ओह, टोबो दिलचस्पी से बोला। नंबर 1, कोलाका जालिम है और जालिमों से उसकी रियाया खुश तो होती नहीं, जाहिर है। इसके बरक्स मुझे यकीन है कि रक्षम्बे के अवाम बेनरक को याद करते होंगे। बिल्कुल ठीक है। मुमकिन है टोबो के लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम ही ना हो, और अगर लोगों के इल्म में ये बात आ जाए कि उनका पुराना सरदार बेनरक जिंदा है तो वो बेनरक की मदद पर आमादा हो जाएंगे। ओह, मैं समझ रहा हूँ बॉस। ये बात साफ जाहिर है कि खुले हमलों से हम ज़वाला की कोई मदद नहीं कर सकते, ना ही ऐसी किसी कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। बेशक बॉस, तुमने ठीक कहा। मैंने कहा, चुनाचे कोई ऐसा अमली करामत हो सकता है टोबो जो चालाकी पर मुश्तमिल हो। इसी तरह हम ज़वाला की मदद कर सकते हैं और इसी तरह उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है बॉस, ज़वाला से इस बारे में मालूमात की जाएं। किस बारे में? यही कि कबीले में बेनरक की मकबूलियत क्या थी। बेकार है टोबो, मैंने जवाब दिया। क्यों बॉस? तुम्हारे ख्याल में ज़वाला की उम्र क्या होगी? टोबो ने कहा, उम्र ज़्यादा नहीं है बॉस। यही मैं कहने वाला था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो इतना समझदार नहीं होगा कि इन बातों का अंदाज़ा लगा सके, इसलिए उससे कुछ पूछना फजूल है। तुम्हारा ख्याल ठीक है बॉस। मैंने कहा, हमारी कोशिश यही होगी टोबो, चंद रोज़ तो उन्हें दें कि वो हमें तलाश करें और नाकाम हो जाएं, फिर हम रक्षम्बे की तरफ सफ़र करेंगे। ओह, रक्षम्बे में दाखिल होंगे इंतहाई खुफिया तरीके से और कैदियों का सुराग लगाएंगे। सबसे पहला काम यही होगा कि बेनरक का पता लगा लें और उसे आज़ादी दिलाएं। बेहतरीन ख्याल है उस्ताद। सरदार बेनरक मुमकिन अपने कुछ हमदर्द रखता हो जिनकी निशानदेही वो खुद ही कर सकता है। यकीनन बात कुछ और होती है बॉस, वाकई बात कुछ और होती है। टोबो ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हम कुछ कामयाब लोगों को देखते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि आखिर ये हमारी तरह के हैं, बल्कि बाज़ चीज़ों में हमसे पीछे हैं। फिर हम सोचते हैं वो हम पर फ़ौक़ियत क्यों रखते हैं, तो बॉस उनके पास ख़ुसूसी क़ुव्वत होती है सोचने की, और यही क़ुव्वत उन्हें फ़ौक़ियत दिलाती है। तुमने जो कुछ सोचा वो किस कदर अलग है, और इसमें कामयाबी की रोशनी भी है। हमारे जहन में ये बात ना आती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम दोनों ने बैक वक्त ही ज़वाला की तरफ देखा। उसकी निगाहें हमारी तरफ ज़रूर थीं, लेकिन इस दौरान वो किसी दीवार की मानिंद लग रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है ज़वाला? मैंने उससे मुखातिब किया। किस बारे में दोस्त? चौंक कर बोला, यही गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं। कहने लगा, सच बात तो यह है दोस्त कि मेरे पास सोचने की कुव्वत बहुत कम है। यूँ समझ लो, अब मेरी सोच सिर्फ इस हद तक रह गई है कि मुझे आइंदा किस चीज़ से मारा जाएगा। ज़वाला ने जवाब दिया और मैं अफसरदा निगाहों से उसे देखने लगा। ये ठीक कहता है टोबो,
صحبتیں صلاحیتوں کی قاتل بھی بن جاتی ہیں۔ بہرحال زوالہ میری جان، تم کسی بات کی فکر مت کرو، ہم جو کچھ کریں گے تمہاری بہتری کے لیے کریں گے۔ زوالہ نے سکون سے کہا، مجھے یقین ہے ماسٹر، اور میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ رات نہایت پرسکون گزری تھی۔ صبح کو ہم جاگے تو نہایت خوشگوار کیفیت محسوس کر رہے تھے۔ رات کا کچھ گوشت بچا ہوا تھا۔ زوالہ نے بتایا کہ اس نے کچھ پھل دیکھے ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں، چنانچہ اسے پھل لانے کے لیے بھیج دیا گیا، اور تھوڑی دیر میں وہ سبز رنگ کے سیب جیسے پھلوں کا ایک پورا ڈھیر اٹھا لایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ درخت ہی اکھاڑ لایا ہو۔ در حقیقت پھل بے حد مزیدار تھے اور ناشتہ خوب عمدہ ہوا۔ اس کے بعد ہم پہاڑوں میں کسی غار کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بہت سے غار پہاڑوں میں موجود تھے، لیکن کسی ایسے غار کی ہمیں تلاش تھی جسے ہم آسانی سے اپنا مسکن بنا سکیں۔ ان غاروں کی تلاش میں ہم پہاڑوں کی بلندیاں ناپتے رہے اور پھر ہم پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ ابھی تک اپنے مطلب کا کوئی غار نہیں ملا تھا۔ میں نے ٹوبو اور زوالہ کو الگ الگ راستے دے دیے تھے۔ یوں ہم تینوں بیک وقت غاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ سورج کافی چڑھ چکا تھا اور دھوپ تیز ہونے لگی تھی۔ بدن میں چیونٹیاں رنگنے لگی تھیں اور پسینہ نکل آیا تھا۔ میں اور ٹوبو ایک جگہ جمع ہو گئے اور اب پہاڑ کی دوسری طرف نگاہیں دوڑانے لگے۔ سردار کہاں ہے؟ ٹوبو نے کہا۔ او ہاں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بھی زوالہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ آؤ دیکھیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ دوسری طرف ایک کنٹوب نما بڑی چٹان تھی۔ ہم اسی کی طرف بڑھے اور جب اس کے قریب پہنچے تو دوسری طرف سے زوالہ کی آواز سنائی دی، بولتی تو خوب ہے بھائی، لیکن قصہ کیا ہے؟ ٹوبو نے مینی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ہم چٹان کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ زوالہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا جس سے وہ اپنا سر کھجا رہا تھا۔ ہماری آنٹ پر اس نے چونک کر دیکھا اور پھر جھیپے ہوئے انداز میں مسکرانے لگا۔ کیا حال ہے سردار؟ مجھے ٹوبو کے الفاظ بہت پسند آئے تھے، اس لیے میں نے بھی زوالہ کو سرداری کہہ کر مخاطب کیا، لیکن اس نے ان الفاظ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بولتی ہے اور خالی بولتی ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ بول پڑی نا آخر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ماسٹر، زوالہ نے کہا۔ کہاں بول رہی ہے زوالہ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، بس زوالہ کی معصومیت تھی جس نے مجھے محظوظ کیا تھا۔ یہاں باس تم سنو، زوالہ نے کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر کو زور زور سے چٹان کے دوسرے حصے پر مارا۔ چٹان سے آواز ابھری، لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بول رہی ہے باس؟ زوالہ نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں بول تو رہی ہے، میں نے کہا۔ تم سمجھے نہیں باس، ٹوبو نے غور سے چٹان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں زوالہ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ میں واقعی نہیں سمجھ سکا۔ اس کا مطلب ہے چٹان اندر سے خالی ہے۔ اوہ غار! ہاں باس، یقیناً، ٹوبو نے کہا اور ہم چٹان کو ٹٹولنے لگے۔ در حقیقت چٹان کے کنارے خالی تھے۔ ایک سل نے اسے بند کر دیا تھا، لیکن سل میں کوئی رکھنا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کوئی غار بھی ہو سکتا ہے، ٹوبو نے پھر کہا۔ لیکن ٹوبو اور باس، یقیناً یہ محفوظ ترین غار ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے کھولنا آسان نہ ہوگا۔ ایک منٹ، ٹوبو نے کہا اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیزے کی انی دراڑ میں پھنسا دی اور زور لگانے لگا، لیکن انی ٹیڑھی ہو گئی۔ او باس، ایک نیزہ برباد ہو گیا۔ مجھے دو، دوسرا نیزہ خراب کرنا ٹھیک نہیں ہے، زوالہ نے کہا، اور ٹوبو کے ہاتھ سے نیزہ لے لیا۔ پھر وہ مڑی ہوئی انی کو پتھر میں پھنسانے کے بجائے اس سے چٹان کے سرے کو کھرچنے لگا۔ میں دلچسپی سے زوالہ کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہاں تو وہ عقلمندی کا ثبوت دے رہا تھا، لیکن بہرحال چٹان کا دروازہ اس طرح جمع ہوا تھا کہ ہم تینوں مل کر بھی اسے نہیں ہلا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد زوالہ نے خاصی چٹان کھرچ لی اور اس کے بعد اس نے نیزہ پھینک دیا۔ کیوں سردار، کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ زوالہ نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور پھر اس نے مڑ کر انگلیاں اس کھرچی ہوئی چٹان کے اندر پھنسا دی اور قوت صرف کرنے لگا۔ اب ہم نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس دیو ہیکل آدمی کی بہت سی قوتیں ابھی پوشیدہ تھیں۔ یہ وزنی چٹان جسے ہم لوگ ہلا بھی نہیں سکتے تھے، اسے وہ اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس وقت ہم اچھل پڑے جب ہم نے دیکھا کہ چٹان اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی۔ پھر جب وہ تھوڑی سی کھسک گئی تو زوالہ نے اس میں پورے ہاتھ پھنسا لیے اور پھر اس نے ایک زوردار آواز منہ سے نکالی اور چٹان کی سل اکھاڑ کر پھینک دی۔ سنسان پہاڑوں میں خاصی زوردار آواز ہوئی تھی۔ میں نے اکھڑی ہوئی سل کو دیکھا اور پھر اچانک میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ سل کے کناروں پر چمکدار سٹیل کے ہک لگے ہوئے تھے، گویا چٹان غیر قدرتی ذرائع سے بند کی گئی تھی۔ یہ زوالہ کی لازوال قوت تھی جس نے سٹیل کو توڑ دیا تھا۔ انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ میں نے چٹان کے کھل جانے والے سوراخ کو دیکھا اور اس کے کنارے دیکھے۔ در حقیقت میرا اندازہ درست تھا، لیکن یہ غیر قدرتی سل، یہ جگہ، یہ خوفناک ویرانہ، اور میں وہ سوچ رہا تھا جو شاید ٹوبو نہیں سمجھ سکا تھا۔ آؤ باس، اندر چلیں، ٹوبو نے کہا۔ رک جاؤ ٹوبو، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں باس؟ اسے دیکھو، میں نے کہا اور ٹوبو کو ان ٹکڑوں کی طرف متوجہ کیا جو ٹوٹ چکے تھے۔ یہ کیا ہے باس؟ اس نے حیرت سے کہا۔
غار قدرتی ہے ٹوبو، لیکن یہاں کوئی پہنچ چکا ہے۔ کون؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو تمہارے خیال میں؟ ٹوبو بھی سخت حیران تھا۔ ممکن ہے کوئی اب بھی اندر ہو۔ اوہ پھر باس ضرور دیکھیں گے ٹوبو اندر کون ہے۔ میرا خیال ہے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، زوالا بولا۔ کیا؟ اس کی غیر متوقع مداخلت پر ہم نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ غار ضرور کشادہ ہے، زوالا نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے طویل سانس لی اور پھر میں نے اندر قدم رکھ دیا۔ ٹوبو اور زوالا میرے ساتھ تھے۔ ہم لوگ ایک تاریک سرنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ میرے ذہن میں شدید تجسس تھا، آخر یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک اور خیال اچانک ذہن میں پیدا ہوا اور میں رک گیا۔ تاریکی کی وجہ سے ٹوبو اور زوالا مجھ سے ٹکرا گئے تھے۔ ٹوبو نے فوراً کہا، رک کیوں گئے باس؟ ٹھہرو ٹوبو، کوئی ہے کیا؟ ہونا چاہیے، مگر کون؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کوئی اقدام نہ کر بیٹھے۔ اوہ، ٹوبو نے آہستہ سے کہا، تم نے دیکھا اگر غار کشادہ نہ ہوتا تو یہاں گھٹن ہوتی۔ زوالا اپنی ہی دھن میں مست تھا، اسے ہماری گفتگو سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تب میں نے منہ کے آگے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنایا اور پھر زوردار آواز میں چیخا، اگر یہاں کوئی ہے تو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، ہم کسی برے ارادے سے یہاں نہیں آئے۔ میں رکا اور پھر میں نے دوبارہ یہی الفاظ کہے، انگلش زبان استعمال کی تھی۔ پھر میں وہیں رک کر اپنی بات کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ زوالا اب حیرانی سے میری شکل دیکھ رہا تھا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ اچانک ہی سرنگ میں ایک تیز گھوں گھوں کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ آواز خاصی تیز تھی۔ ٹوبو اور زوالا اچھل پڑے۔ یہ کیا ہے باس؟ ٹوبو خوف سے لرزتی آواز میں بولا۔ اس نے میرا شانہ دبوچ لیا تھا جس سے اس کے اضطراب کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں نے ٹوبو کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس آواز پر غور کرنے لگا، اور پھر میں نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا، یہ بجلی پیدا کرنے والا جنریٹر تھا۔ اور اس خیال کی تصدیق بھی فوراً ہو گئی، کیونکہ اچانک ہم تیز روشنیوں میں نہا گئے۔ پوری سرنگ روشن ہو گئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن ٹوبو اور زوالا کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ باس، ٹوبو آہستہ سے بولا، فکر کی بات نہیں ہے ٹوبو، سب ٹھیک ہے، مگر چند سیکنڈ خاموش رہو، میں نے کہا، اور پھر میں نے دوبارہ آواز لگائی، شکریہ، تم جو کوئی بھی ہو، کیا مجھ سے ملنا پسند کرو گے؟ سیدھے چلے آؤ۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز گونجی۔ لہجہ انگریزوں کا سا ہی تھا، زبان انگریزی، لیکن اب دیو کامت زوالا کے ہوش گم ہونے لگے۔ یہ کیا ہے باس؟ یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، آؤ، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم پھر آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 10 گز کے فاصلے پر سرنگ کا دوسرا سرا نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف بھی تیز روشنی تھی۔ میں بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ بہرحال غار کے بارے میں ہمارا اندازہ درست تھا، وہ کافی کشادہ تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ بہت سی کہانیاں میرے ذہن میں ابھر آئیں۔ پورے حال میں چاروں طرف مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ 3 آدمی اندر کھڑے تھے۔ ان کی کمر میں پستول بندھے ہوئے تھے اور چہرے کافی حد تک خشک تھے۔ ہتھیار پھینک دو، ان میں سے ایک نے بھاری آواز میں کہا، اور میں نے نیزہ دور پھینک دیا۔ ٹوبو نے بھی میری تقلید کی تھی۔ تم افریقی نہیں ہو، ان میں سے ایک نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ کہاں کے باشندے ہو؟ ایشیائی ہوں۔ اوہ، اس نے گردن ہلائی۔ یہ دونوں میرے دوست ہیں۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی اور ہتھیار ہے؟ نہیں۔ ہم تمہاری تلاشی لے سکتے ہیں؟ ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے دوسرے کو تلاشی لینے کے لیے کہا، اور اس نے ہمارے قریب آ کر ہماری تلاشی لی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر گردن ہلائی۔ شکریہ، اب تم اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ۔ میں نے کہا، صرف رہائش کے لیے کسی عمدہ سے غار کی تلاش تھی، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ کیا اوپر کی چٹان تمہیں مشتبہ معلوم ہوئی تھی؟ ہاں، میرے افریقی ساتھی کا خیال تھا کہ اس کے پیچھے غار ہے۔ تمہارا ساتھی بے پناہ طاقتور ہے، اس نے دروازے کا سیل ہی توڑ دیا۔ ہاں، اس کی بے پناہ قوت کا علم مجھے بھی نہ تھا، میں نے جواب دیا۔ تم یقیناً ان دونوں سے ممتاز حیثیت رکھتے ہو۔ تم اگر ہمارے باس سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو، اس نے کہا۔ میں ضرور ملوں گا، لیکن میں نے ٹوبو اور زوالا کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، یہ دونوں آرام سے یہاں رہیں گے، ان کی فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور پھر میں نے ٹوبو کو مخاطب کیا۔ ٹوبو، ان لوگوں سے تعاون کرو، ہمارے ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اوکے چیف، ٹوبو نے کہا۔ رینا، اس شخص نے ایک طرف رخ کر کے کہا، اور ایک چٹانی دروازے سے ایک نوجوان عورت باہر نکل آئی۔ انہیں باس کے پاس لے جاؤ۔ عورت نے خاموشی سے گردن جھکا دی اور پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ آئیے، وہ شائستگی سے بولی، اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اسی چٹانی دروازے سے داخل ہو کر ہم ایک سرنگ میں پہنچ گئے۔ انوکھے غار تھے، چاروں طرف غاروں اور سرنگوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ سرنگ سے گزر کر ہم ایک اور دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں سٹیل کا ایک گول دروازہ لگا ہوا تھا۔ عورت نے نہ جانے کون سی کل دبائی، دروازہ کسی ڈھکن کی طرح کھل گیا اور عورت ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ باس اندر موجود ہے۔ میں نے گردن ہلائی اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بڑا غار بھی بے حد کشادہ تھا۔ اندر ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر چاروں طرف مشین اور ڈائل لگے ہوئے تھے،
और दरमियान में नहायत शफाफ फर्नीचर मौजूद था और इंतहाई कीमती सोफों पर एक बूढ़ा मर्द और एक नौजवान और बेहद हसीन लड़के बैठे हुए थे। उनके दरमियान शतरंज रखा हुआ था। दोनों शतरंज छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। आओ, बूढ़े की भारी आवाज़ गूंजी। वो छरेरे बदन का लेकिन बेहद स्मार्ट था। सफ़ेद दाढ़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी आंखों में बेपनाह जिंदगी थी। लड़की यकीनन उसकी बेटी थी क्योंकि उसके चेहरे पर बूढ़े की शबाहत झलकती थी। मैं उनके करीब पहुंच गया। बैठो नौजवान। शुक्रिया। मैं सोफे पर बैठ गया। लोरेन, बूढ़े ने लड़की को मुखातिब किया, लेकिन उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। यस पापा, तुम्हें मेरी क्याफा शनासी पर भरोसा है ना? 100% पापा। तो इस नौजवान के बारे में सुनो। बूढ़े ने मुझसे मुखातिब हुए बगैर कहा। यह एशिया के किसी मुल्क का बाशिंदा है, गालिबन हिंदुस्तान का। फितरतन शरीफुत तबा है, पुख्ता अज़म का मालिक है, दलेर है, हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकता है और इसके चेहरे पर कर्ब की लकीर है, कहीं से चोट खाए हुए है। बूढ़ा रुक रुक कर बोलता रहा और मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। बिलाशुबा उसका कयास दुरुस्त था। मेरी आंखों में तहसीन उभर आई। बूढ़ा आखिर में मुस्कुराते हुए बोला, और इसे मेरी बातों से इख्तिलाफ नहीं है। क्या ख्याल है मिस्टर? लड़की भी एक दिलकश मुस्कुराहट से बोली। मैंने कहा, जो बातें मेरी तारीफ में हैं उन पर इनकसारी से काम लूंगा, बाकी सब ठीक है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड। लड़की ने गर्दन हिलाई। चुनाचे कोई वजह नहीं है कि हम तुम्हें दोस्तों में शुमार न करें। मैंने कहा, मेरी भी यही दरख्वास्त है। तफसीली गुफ्तगू से पहले ये बताओ, क्या खाओगे, क्या पियोगे? मैंने कहा, नाश्ता कर चुका हूँ, अलबत्ता अफ्रीका में चाय या कॉफ़ी से महरूम हूँ। मैंने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया और बूढ़े ने करीब ही रखे काले का बटन दबा दिया। इशिया, उसने कहा। यस बॉस। कॉफ़ी निहायत उम्दा। यस बॉस। और सुनो, वो दोनों अफ्रीकियों की भी खातिर की जाए। यस बॉस। ओके। बूढ़े ने बटन ऑफ कर दिया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, कुदरती बात है, जब दो अफराद, दो अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे के बारे में तजस्सुस होता है। वो अपने मुकाबिल की शख्सियत मालूम कर लेना चाहते हैं और हम भी उन्हीं में से हैं। यकीनन जनाब, मैंने जवाब दिया। तब फिर रस्म तारुफ हो जाए। पहले नाम और उसके बाद हम दोनों बारी बारी अपने बारे में बताएंगे। मेरा मतलब है, एक बात मैं, एक बात तुम। उम्दा, मैंने कहा। तो इब्तदा मैं करता हूँ। मेरा नाम हिल लेन है और ये मेरी लोरीन, बूढ़े ने कहा और सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। निहायत दिलचस्प इंसान था। मैंने कहा, मेरा नाम सरफराज है और मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ। एक्सीलेंट। मैं अमरीकी हूँ। उसने कहा, एक प्राइवेट साइंसदान। ये नहीं बताऊंगा कि इन पहाड़ों में क्या कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ इतना बता दूं कि इंसान दोस्त हूँ और इंसान की फना के मंसूबे नहीं रखता। मैंने कहा, मैं आपकी शरीफाना तबीयत और तर्ज गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हूँ और मुझे आपकी बात पर यकीन है, इसलिए मैं ये जानने की कोशिश भी नहीं करूँगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मैं भी ऐसे लोगों की इज्जत करता हूँ। दरअसल मैं दुनिया से अलग थलग इस मकाम पर इसलिए आया हूँ कि खामोशी से अपना काम करूँ। मैं यहाँ किसी की मुदाखलत नहीं चाहता था, अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। तुम पहले इंसान हो जो इन गारों में आए हो। दरअसल तुम्हें रात को ही देख लिया गया था। हमें बाहर कुछ काम भी करने थे जिन्हें तुम्हारी वजह से मुलतवी कर दिया गया। मैंने अपने आदमियों से कह दिया था कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें और तुम्हें यहाँ से गुजर जाने दें, लेकिन दूसरी सुबह से तुम्हें अजीब कार्रवाइयों में मसरूफ देखा गया। फिर तुमने दरवाज़ा उखाड़ डाला, चुनाचे मजबूरी थी। मैंने कहा, आप जानते हैं मिस्टर हिल कि मैं भी लाइल्म था। हाँ, और तुम्हें माजरत तलब करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहने लगे, अब अपने बारे में बताओ। मैंने कहा, आम सा शख्स हूँ, दौलतमंद था, लेकिन दौलत बाप की थी। दूसरे लोगों ने मुझे नाकारा समझा और मेरी गैरत को चैलेंज कर दिया। चुनाचे मैं भी दौलतमंद बनने निकल पड़ा। जायज़ ज़राए से उनके चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए दौलत के इस खित्ते की तरफ रुख किया और हीरों की तलाश में सरगर्दा हूँ। वो कहने लगा, मेरा भी यही अंदाज़ा था, ये दोनों अफ्रीकी तुम्हारे मुलाजिम हैं। मैंने कहा, दोस्त हैं। उनमें एक कबीले के सरदार का बेटा है, मजलूम है, और इस वक्त मैं दौलत के असूल के बजाय उसकी मदद का अज़म रखता हूँ। मेरी बात सुनकर उस बूढ़े ने कहा, मैंने कहा था लोरीन, ये नुमायां खुसूसियात रखता है। दुरुस्त है पापा, लड़की ने जवाब दिया। हिल लेन ने पूछा, अफ्रीकी नौजवान की क्या उलझन है? और मैंने मुख्तसरन जवाला की कहानी दोहरा दी। हिल लेन और लड़की दिलचस्पी से कहानी सुन रहे थे। ओह पापा, कैसी हसीन कहानी है, लड़की मुसरत से बोली। और तू कहानियों की रसिया, तुम जानते हो पापा, इन्हीं कहानियों ने मेरे दिल में अफ्रीका का तजस्सुस जगाया था। हाँ, मैं जानता हूँ, बूढ़ा हिल लेन मुस्कुराते हुए बोला। फिर संजीदगी से कहने लगा, मेरे बारे में भी मुख्तसरन सुनो नौजवान। अमेरिका की एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट का मेंबर था, लेकिन सारी ज़िंदगी हुकूमत की मुलाजमत कबूल नहीं की। मुझे तकरीब से नफरत थी और मैं उन लोगों का हामी था जो कहते थे कि मोहल्लिक हथियारों को समंदर की तह में पहुंचा दो। इंसान की ज़िंदगी के लिए काम करो, मौत के लिए नहीं। चुनाचे में पसंदीदा निगाहों से नहीं देखा जाता था। और फिर मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं इसी तरह हुकूमत के कामों की मुखालफत करता रहा तो एक दिन मुझे गोली मार दी जाएगी। चुनाचे खामोशी से तरके वतन हो गया और इन पहाड़ों में आ गया। यहाँ बड़ी मेहनत और जांफिशानी से ये सब कुछ तैयार है। मेरे दोस्त, अपने काम के बारे में तफसील नहीं बताऊंगा,
हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी नाजुक मौका पर जब दुनिया इंसानियत दुश्मनों के नापाक अज़ाइम का शिकार होने लगे, जब चारों तरफ मौत के बादल छा रहे होंगे, कुछ इंसानों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करूँगा। यही मेरी ज़िंदगी का नस्ब-ओ-लहन है और इसी कोशिश में दिन रात मसरूफ़ होऊंगा। मैंने कहा, तुम अजीम हो हिल्लेन? उसने कहा, नहीं, एक हकीर इंसान हूँ जिसने मुख्तसर ज़िंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में किसी को इल्म हो, लेकिन तुम। मैंने कहा, हिल्लेन सुनो, हमारे यहाँ सुर्ख खून को बड़ी अहमियत दी जाती है। मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून शराफत का खून है। इसी शराफत के वास्ते से वादा करता हूँ कि तुम्हारा राज जिंदगी के आखिरी लम्हा तक मेरे सीने में दफन रहेगा, और मैं यकीन कर लेता हूँ। उसने कहा, शुक्रिया हिल्लेन, मेरा ख्याल है हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके। हाँ, तकरीबन। लड़की ने दरमियान में दखल दिया और बोली, एक बात और पापा। हाँ हाँ कहो, बूढ़ा बोला। मिस्टर सरफराज शरीफ इंसान है, लेकिन दोनों अफ्रीकी। मैंने कहा, उनमें से एक इस हद तक सीधा है कि कुछ नहीं जानता, और दूसरा मेरा दोस्त और काबिल एतमाद। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो ये सब कुछ भूल जाएगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है? हाँ बिल्कुल, मैं इस अच्छे काम में तुम्हारी मदद करूंगा, हिल्लेन ने कहा। मेरी भी दिली ख्वाहिश यही है मिस्टर हिल्लेन। दरअसल यहाँ मैं एक पार्टी के साथ आया था, लेकिन बाद में मेरे इससे कुछ इख्तलाफात हो गए और मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे पास असलहा भी नहीं रहा। जवाला ऐसे वक्त में मुझे मिला जब मैं उसकी भरपूर मदद नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मजबूत कर दूंगा और उन लोगों से निमटने के गुर भी बता दूंगा। मैं तवील अरसा से यहाँ हूँ और इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो खासे परेशान कुन थे, लेकिन भरोसा करो सरफराज, मैंने उन लोगों के जिस्म को कोई खराश भी नहीं पहुंचाई, सिर्फ दानिशमंदी से काम लेकर उन्हें खौफजदा कर दिया। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जिनकी मदद से तुम जवाला की मदद कर सकते हो। मैंने खुश होकर कहा, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँगा मिस्टर हिल्लेन। अपनी तकदीर समझना या जवाला की किस्मत, इत्तफाक से इस वीराने में भरपूर मदद मिल गई थी। जिस शख्स ने इतना अजीम शान कारखाना तमीर कर लिया था, वो यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें भी रखता होगा जो हमारे काम आ सकती। बहरहाल 2-4 रोज़ में मैं तुम्हें अपना मेहमान ज़रूर रखूंगा। तुम्हें एतराज़ तो ना होगा? नहीं मिस्टर हिल्लेन, ये तो मेरी खुशबख्ती है। तुम मुझे महज़ब दुनिया के ताज़ा तरीन वाक़यात सुनाओगे। मेरा मतलब है उस वक्त से पहले के जब तुमने वो दुनिया छोड़ी थी। मैंने कहा, कोशिश करूँगा। क्यों लोरिन? और यकीनन पापा, तवील अरसे के बाद हम बैरूनी दुनिया के किसी शख्स से मिल रहे हैं। चुनाचे मिस्टर सरफराज, आप अपने दोस्तों को मुतमईन कर दें। मैं हिदायत जारी किए देता हूँ। उन लोगों को मुतमईन करने के लिए आप जो चाहें कह सकते हैं, मुझे एतराज़ नहीं होगा। बेहतर। मैं कॉफ़ी ख़त्म करके उठ गया। इशिया, बूढ़े ने आले का बटन दबाते हुए कहा। यस बॉस। आओ मिस्टर सरफराज को इनके साथियों के पास पहुंचा दो। यस सर, जवाब मिला और चंद साथ के बाद नौजवान औरत ने दरवाज़ा खोला। तशरीफ लाइए जनाब, उसने अदब से कहा। मिस्टर सरफराज दोस्त हैं, इनसे दोस्तों का सा सलूक किया जाए। बाकी हिदायत मैं न्यूमन को दे दूंगा, हिल्लेन ने कहा और इशिया ने गर्दन झुका दी। हम वापस उसी हाल में पहुंच गए। टोबो और जवाला कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनके सामने कॉफ़ी की प्यालियां और खुश्क मेवे पड़े हुए थे। मुझे देखकर दोनों खुश हो गए। टोबो आहिस्ता से बोला, लोग तो बुरे नहीं हैं बॉस। मिस्टर हिल्लेन मेरे पुराने दोस्त हैं। मैंने कहा, यहाँ किसी रिसर्च के सिलसिले में आए हुए थे, बस वापसी की तैयारियां कर रहे थे कि हमसे मुलाकात हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत उम्दा बात है, लेकिन ये मशीनें, ये सब वो वापस ले जाएंगे। मगर रिसर्च किस चीज़ पर कर रहे थे बॉस? वो डॉक्टर हैं, जड़ी बूटियों की खसूसियात दरियाफ्त कर रहे थे ताकि बहुत से लाइलाज अमराज का इलाज दरियाफ्त कर सकें। बहरहाल हम चंद रोज़ उनके मेहमान रहेंगे। और ठीक है बॉस, वैसे बहुत उम्दा जगह है, टोबो ने खुश होते हुए कहा। जवाला बिल्कुल खामोश और बेताल्लुक बैठा था। बहरहाल हम उसे दोष नहीं दे सकते थे। उस बेचारे ने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी थी कि उसने उसे दुनिया से बेताल्लुक कर दिया था। अब खासे अरसा के बाद ही उसकी असल शख्सियत वापस आ सकती थी। चुनांचे हमने उसे माफ़ कर दिया। ताहम फिर भी मैंने उसे मुखातिब करना ज़रूरी समझा और उसे आवाज़ दी। जवाला? हाँ। वो चौंक पड़ा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बॉस, उसने ठंडी सांस लेकर कहा। फिर भी मैं तो बस ऐसे ही बातें सोचता रहता हूँ। हमें नहीं बताओगे? तुम मुझे बेवकूफ़ समझोगे, वो बोला। हरगिज़ नहीं जवाला, अगर हम तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे तो फिर तुम्हारे दोस्त कहाँ से रहे? कहने लगा, तुम बहुत प्यारे हो बॉस, सचमुच इतने अच्छे हो कि मैं हैरान रह जाता हूँ। क्यों, हैरानी की क्या बात है? मैंने होश संभालने के बाद ऐसे लोगों को देखा है बॉस, जो किसी पर रहम नहीं करते, जो सिर्फ दरिंदे हैं, जो नफरत करते हैं और मारते हैं। उनसे सिर्फ खौफ खाया जा सकता है। मैं तो मोहब्बत का तस्वुर ही खो बैठा था बॉस। तुम्हारा दिया हुआ ये खजाना मुझसे संभाला नहीं जा रहा, मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूं? ओह जवाला, वो मेरे लोगों की दुनिया थी। बहरहाल अब तुम उस दुनिया से निकल आए हो। क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कि क्या सोच रहे थे? बता दूं, उसने झिंपे हुए अंदाज में कहा। हाँ बताओ। बॉस, यहाँ मैंने औरत देखी है बॉस। मैं तो औरत को भूल ही गया था। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी, बस छोटी सी बहन थी। उस औरत को देखकर मुझे अपनी बहन याद आ गई। वो भी तो अब बड़ी हो गई होगी। जवाला ने हसरत भरे लहजे में कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है जवाला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी बहन नहीं मिल जाएगी
मैं कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, तुम्हारी बहन तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मैंने कहा। आह, कैसा रूह परवर वक्त होगा वो बॉस। मेरे दोस्त, तुमने मेरे दिल में शम्में रोशन कर दी हैं। मैं तो सिर्फ तारीकियां देखने का आदी था। फिक्र मत करो जवाला, थोड़े अरसे के बाद तुम्हारे गिर्द रोशनियां ही रोशनियां होंगी। हाँ टोबो, मेरे दोस्त की ख्वाहिश है कि हम लोग चंद रोज उसके साथ गुजारें। क्या हर्ज है बॉस, हमें वैसे भी यहाँ किसी गार की तलाश थी। जवाला, तुम्हें तो यहाँ रहने पर एतराज़ नहीं। तुम्हारी किसी बात पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, जवाला बोला। ठीक है, आराम से रहो, मेरा ख्याल है यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफें कोई हैसियत नहीं रखती हैं बॉस। बहरहाल इन पहाड़ों में चंद रोज की ये जिंदगी अनोखी हो जाएगी, टोबो ने कहा। हाँ, उसी वक्त ईशिया हमारे पास पहुंच गई। आप लोग अगर पसंद करें तो मैं आपको आपकी आरामगाह में पहुंचा दूं। ज़रूर पसंद करेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और हम तीनों उठकर उसके साथ चल पड़े और गारों के इस दुनिया को देखकर मैं अशश कर उठा। हिल लेन ने इन पहाड़ों को अंदर से क्या बना दिया था। हालांकि बाहर से देखने पर ये बेआबो गया नजर आते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके अंदर दुनिया इस कदर हसीन होगी। हमारी आरामगाह भी बेहद शानदार थी। यहाँ आरामदेह बिस्तर लगे हुए थे। टोबो तो महज़ब दुनिया में रह चुका था, उसने ये सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन ज्वाला के लिए तो ये सब कुछ अनोखा था। अगर जंगल का ये बासी सारी चीज़ों से बेनियाज ना हो तो अच्छा खासा तमाशा बन जाता। वक्त गुजरता रहा, हमारे लिए खाने पीने का सामान वक्त पर मिल गया। फिर उस वक्त के 8 बजे थे जब ईशिया मेरे पास आई। मिस्टर सरफराज, बास ने कहा कि अगर आप पसंद करें तो उनके साथ कॉफ़ी पिएं। ओह हाँ, क्या हर्ज है, तब बराए करम मेरे साथ चलें। ठीक है टोबो, तुम कोई एहसास मत करना, मैंने कहा और ईशिया के साथ हिल लेन की तरफ चल पड़ा। हिल लेन और उसकी बेटी लॉरेन इस तरह और उसी जगह बैठे थे। शतरंज की बिसात उनके सामने मौजूद थी। मुझे देखकर वो दोनों मुस्कुराए। हेलो सरफराज, माइंड मत करना मेरे दोस्त, हम दोनों बाप बेटी एक ऐसे काम में मसरूफ़ हैं जिसे हम दोनों ही ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी आमद के बाद ही हमने फैसला किया कि हम इसे आज ही ख़त्म कर लें ताकि कल पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारा जा सके। ओह शुक्रिया मिस्टर हिल लेन, तुमने हमें बदअखलाक तो नहीं समझा। नहीं, मेरा ख्याल है ये असूल परस्ती है और असूल परस्ती बुरी चीज़ नहीं होती, हरगिज़ नहीं। बहरहाल हम फारिग हो चुके हैं और अब बाकी वक्त तुम्हारे साथ सुकून से गुजरेगा। बातें तो होती ही रहेंगी, क्या ख्याल है? ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम यहाँ अजनबियत न महसूस करो। हम लोग दिन भर तुम्हारे बारे में गुफ्तगू करते रहें। लॉरेन इस बात पर मुझसे मुतफिक है कि तुम नहायत शरीफ इंसान हो और तुमसे हर तरह का ताउन किया जाए। खुद मेरा भी यही ख्याल है, चुनाचे हमने कई फैसले किए हैं। मैंने कहा कि आप मुझे उन फैसलों से आगाह करेंगे मिस्टर हिलन? अभी नहीं, और ऐसी जल्दी भी क्या है, तुम किसी किस्म की तफरियात में हिस्सा नहीं लेते मिस्टर सरफराज? जिंदगी मसरूफ रही है मिस्टर हिलन, कभी वक्त नहीं मिला। ओह, हम तो बाप बेटी फाजिल वक्त में शतरंज को अपना मशगला बना लेते हैं। लॉरेन का ख्याल है कि शतरंज का इससे बड़ा चैंपियन दुनिया के किसी मुल्क में ना होगा, और ये हकीकत भी है कि वो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी है और मुकाबले जीत चुकी है, लेकिन बहरहाल हमेशा मुकाबले पर आया तो उसका बाप। लेकिन डैडी, आप कभी मुझे हरा नहीं सकते। इंतज़ार करो भाई, हरा ही देंगे एक दिन। नामुमकिन, लॉरेन नखरे से बोली। ओह हाँ मिस्टर सरफराज, तुम शिकारी तो होगे। जाहिर है जंगलों की ज़िंदगी में आदमी कुछ ना बने शिकारी ज़रूर बन जाता है। हाँ, शिकार खेल लेता हूँ, लेकिन अब तो अरसा से राइफल ही नहीं मिली, मैंने जवाब दिया। ओह हाँ, वैसे निशाना वगैरह तो उम्दा होगा, बस गुजारा कर लेता हूँ। खूब, आओ बैठो। आज इस लड़की ने मुझे चैलेंज कर दिया है, लेकिन बिसात नहीं लगेगी लॉरेन, ताकि खेल मिस्टर सरफराज के सामने शुरू हो। इस गेम में आप घिर गए हैं पापा, सोच लें। इसकी बात छोड़ो, नया खेल नई बात। चलिए, आप भी क्या याद करेंगे? अरे हाँ, कॉफ़ी वगैरह बन जाए तो उम्दा है। एशिया से कहो कॉफ़ी के दौरान खेल होगा। ओह, मगर एक बात तो सोचो। क्या पापा, मिस्टर सरफराज को भी इससे दिलचस्पी है या ये इखलाकन ही बर्दाश्त करेंगे? अरे हाँ, सॉरी मिस्टर सरफराज, प्लीज़। क्या आप? मैं पूरी दिलचस्पी ले रहा हूँ मिस लॉरेन, मैंने कहा। वैसे आपको आता है ये खेल? हाँ, बहुत थोड़ा। वंडरफुल, फिर तो एक बाजी आपसे भी होगी। ज़रा पापा को हरा दूँ, लॉरेन ने कहा और मुस्कुराने लगी। खुशफहमी का शिकार ना हो मोहतरमा, आप जानती हैं मुकाबिल कमज़ोर नहीं है, हिल लेन ने कहा और लॉरेन हंसने लगी। और फिर खेल शुरू हो गया। चालें चली जाने लगी। बिलाशुबा दोनों अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आपको याद होगा शतरंज के मामले में मैंने अच्छों से लोहा मनवा रखा था। मैं खामोशी से खेल देखता रहा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि कौन कितना अच्छा खेल सकता है, और इत्तेफाक से लॉरेन हिल लेन की एक चाल में फंस गई। उसने परेशानी से इधर उधर देखा और फिर बौखलाए हुए अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। क्या गड़बड़ कर दिए पापा आपने? चलो चलो, चाल चलो। हिल लेन को चैलेंज किया था। ओह मिस्टर सरफराज, आप मदद करें ना, लॉरेन ने झींपे हुए अंदाज में कहा। न जाने क्यों आपकी निगाह इस घोड़े पर क्यों नहीं पड़ी? मैंने घोड़े की तरफ इशारा किया। क्या मतलब? आप इसे आगे बढ़ा सकती हैं? ओह, मेरा ख्याल है सरफराज साहब, माफ़ कीजिएगा, आपने अजीब चाल बताई है। क्यों मिस लॉरेन, इसका क्या असर होगा? आप फराखदिली से काम लें, यानी पिटवा दें इसे, किस काम आएगा? मगर फ़ायदा क्या होगा?
इंसान को पुरुम्मीद रहना चाहिए मिस लॉरिन, मुमकिन है फ़ायदा हो ही जाए। ओह नहीं, ये मुनासिब ना होगा, प्लीज़ मिस लॉरिन। अरे मगर, लॉरिन इखलाकन हंसने लगी। उसके ख्याल में ये एक अहमकाना चाल थी। इनके कहने से पापा, अगर हार गई तो मिस्टर सरफराज आधे जिम्मेदार होंगे। लॉरिन ने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा और हिल लेन ने एक जोरदार कहका लगाया। थैंक यू मिस्टर सरफराज, इस एक अदद घोड़े का शुक्रिया, वो हंसते हुए बोला और उसने फौरन उसी मोहरे से घोड़ा पीटा जिससे मैं चाहता था। हाय मेरा मजलूम घोड़ा, लॉरिन ने अफसोस से घोड़े को देखते हुए कहा और मैं इंतजार करने लगा कि लॉरिन की उस चाल पर निगाह पड़ जाए जो मैं चाहता हूँ। लेकिन लॉरिन के जहन में वो चाल न थी। खेल कुछ गड़बड़ हो गया है पापा, वो बोली। हाँ हाँ हाँ, हिल लेन द ग्रेट के सामने यही होता है। भेजो मियाँ सरफराज, भेजो मेरी दोस्त इस साथी को भी। हिल लेन बच्चों की तरह खुश हो रहा था। मिस लॉरिन, आप इसे क्यों भूल रही हैं जिसके लिए आपने घोड़ा कुर्बान किया है? मैंने एक प्यादे की तरफ इशारा किया। इसे, अरे अरे ओह, लॉरिन मुसरत से चीख पड़ी और फिर उसने निहायत फुर्ती से प्यादा उस जगह रख दिया जहां मैं चाहता था। क्या मतलब? हिल लेन ने मुंह फाड़ कर कहा। ये इधर से शह लीजिए पापा। और सरफराज द ग्रेट, सरफराज द ग्रेट। वो बेसाख्ता उठी और जबरदस्ती मेरे होंठ चूम लिए। फिर वो तालियां बजा बजा कर उछलने लगी। मैंने घबराए हुए अंदाज में हिल लेन की तरफ देखा, लेकिन उसने गर्दन नहीं उठाई थी। वो बदस्तूर गर्दन झुकाए उस अनोखी चाल को देख रहा था और काफी परेशान नजर आ रहा था। शह हो गई पापा, अब बचिए वरना मात, लॉरिन बदस्तूर उछल उछल कर तालियां बजाते हुए बोली। कैसे हो गया? वो ठोड़ी खुजाते हुए बोला। बहुत देर हो गई पापा, जल्दी करें। अब क्या करूं, कोई चाल ही नहीं रही। तो मात। ठीक है लॉरिन, मगर सरफराज। हाँ मिस्टर सरफराज। अब लॉरिन पर भी हैरत का भूत सवार हो गया। क्या आपने जानबूझकर घोड़ा पिटवाया था? जी नहीं सरफराज, अनोखी चाल थी। लॉरिन, इनके साथ खेलो। मैं नहीं समझ सकता ये इत्तेफाक था या फिर बहुत ही गहरी चाल। मोहरे पिटवा कर मात कर देना बहरहाल जबरदस्त एतमाद का सबूत है। बाजी लगाऊं सरफराज साहब? लॉरिन ने पूछा। लगा लीजिए, मैंने कहा। वंडरफुल, मैं अभी तक हैरान हूं। क्या मैं लॉरिन की मदद कर सकता हूं सरफराज? जरूर, इसमें क्या हर्ज है। तैयार हो जाओ लॉरिन, बस एक चाल से तुम मुकाबिल की कुव्वत का अंदाजा लगा सकती हो। एक इजाजत चाहता हूं मिस्टर हिल लेन। हाँ हाँ जरूर। मिस लॉरिन को शिकस्त का एहसास तो नहीं होगा? मैं इनकी मुस्कुराहट फीकी नहीं देखना चाहता। देखा देखा, ये खौफजदा करने वाली हरकतें शुरू हो गईं। ये नफसियाती हरबे कहलाते हैं। हिल लेन ने लॉरिन को चिढ़ाया। नहीं मिस्टर सरफराज, मैं एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह शिकस्त कबूल करूंगी, उसने सारे मोहरे लगाते हुए कहा और मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। इस दौरान कॉफ़ी आ गई और हिल लेन ने एशिया को वापस भेज दिया और ख़ुद कॉफ़ी बनाकर सबको पेश की। बड़ा ही नफीस इंसान था और खेल शुरू हो गया। लॉरिन ने खूब सोच समझकर चाल चली थी। मैंने जवाबी चाल चल दी और लॉरिन सोचने लगी। फिर उसने कॉफ़ी के कई घूंट लिए और फिर चाल चल दी। वो बहुत सोच समझकर चाल चल रही थी, लेकिन पूरी बिसात पर मेरी निगाह थी। मैं उसके सोचने के दौरान ये सोचता रहा था कि अगर वो ये चाल चलेगी तो मैं कौन सी चाल चलूंगा। चुनाचे मैं तो फैसला पहले ही कर चुका था। मैंने दूसरे सेकंड में दूसरी चाल चल दी और मुखालिफ का ये अंदाज मुकाबिल के लिए काफ़ी खौफनाक होता है। लॉरिन ने पूरी तरह सोच समझकर तीसरी चाल चली और मैंने फिर दूसरे सेकंड चाल चल दी। इस बार लॉरिन को मेरा एक मोहरा पीटने का मौका मिल गया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की और मेरी चाल को सोचने लगी। बहरहाल उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। मैं एक इंतहाई सनसनीखेज बाजी बनाना चाहता था और इसके लिए मुझे मुसलसल 3 मोहरे पिटवाने थे। हाँ, अगर लॉरिन मेरी मर्जी के मुताबिक चाल ना चलती तो मुझे सोचना पड़ता, लेकिन बहरहाल लॉरिन को कोई नुकसान नहीं नजर आया और उसने मेरा मोहरा पीट दिया। तब मैंने पूरे एतमाद से चाल चल दी। बड़ा खौफनाक अंदाज है, बाय गॉड, बड़ा ही खौफनाक अंदाज है, हिलमैन ने घुटी घुटी आवाज में कहा। लॉरिन एक खूबसूरत चाल चली और किसी कदर मुतमईन नजर आने लगी। चलिए मिस्टर सरफराज, वो बोली और मैंने सुकून से एक और चाल चल दी। ओह, हिल ने गहरी सांस ली। इत्तेफाक था, सिर्फ इत्तेफाक। मुझे शिकस्त दिलाने के लिए सिर्फ एक चाल तुम्हारे जहन में आ गई थी। नहीं डियर सरफराज, लॉरिन खासे स्टैंडर्ड की खिलाड़ी है, यकीनन ऐसा ही अंदाजा होता है। मेरा ख्याल है चंद चालों में फैसला हो जाएगा। हाँ मिस लॉरिन, मेरा एक और मोहरा पीटेंगे और उसके बाद इनके लिए कोई चाल ना होगी। चैलेंज, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ चलिए मिस्टर सरफराज, ये पैदल पेशे खिदमत है। मैंने सुकून से चाल चल दी और लॉरिन सोचने लगी, लेकिन अभी तक वो मेरे बिछाए हुए जाल को नहीं समझी थी। चुनाचे पूरी तरह सोचने के बाद उसने मेरा पैदल हलाक कर दिया और उसके बाद मैंने एक चाल चली। ये किधर से? हिल लेन बोला। गलत तो नहीं है? नहीं, लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा? चलिए मिस लॉरिन। बात मेरी समझ में भी नहीं आई मिस्टर सरफराज। लॉरिन उलझन में फंस गई। दर हकीकत मेरी ये चाल काफी गैर मुतवक्को थी। लॉरिन सोचती रही, लेकिन दोनों बाप बेटे की निगाह में मेरी ये चाल अहमकाना थी। लॉरिन ने जवाबी चाल चली और मैंने खुद एक और गैर मुतवक्को चाल चल दी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हिल लेन चीखा, लेकिन अचानक लॉरिन सहमे हुए अंदाज में बोली, पापा चलो चलो, तुम्हारे पास एक उम्दा चाल है, इसे आगे बढ़ाओ।
हिलेन ने एक मोहरे की तरफ इशारा किया और लॉरेन ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, नहीं पापा, आप देखिए, ये तो मैं बुरी तरह फंस गई। अरे, अब बिसात हिलेन की समझ में आई थी। वो दिलचस्पी से मोहरों पर झुक गया और चंद मिनट के बाद उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारी ये चाल तुम्हारे लिए तबाहकुन है लॉरेन। मगर पापा, क्या शतरंज का जादू नहीं है? है खुदा की कसम और सरफराज, तुम वाकई शहनशाह हो और बादशाहों की तरह चालें चलते हो, नुकसान बर्दाश्त करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जबरदस्त एतमाद होता है। लॉरेन, क्या तुमने सरफराज के चाल चलने का अंदाज देखा? हाँ पापा, क्या ये शतरंज का शहनशाह नहीं? एक बाजी और सरफराज, लॉरेन ने कहा। हाजिर। मैंने शाने हिलाए और इस बार भी मैंने एक दूसरी खूबसूरत तकनीक से लॉरेन को मात दे दी और उसने मेरे हाथ चूम लिए। सरफराज, खुदा की कसम, अगर तुम बैनुल-अक़वामी खेल में हिस्सा लो तो तुम्हारा सानी कोई नहीं होगा। अच्छा सुनो, हम तुम्हें उस्ताद तस्लीम करते हैं, इस बार हमें हमारी खामियों से आगाह करते रहो। मंजूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए आपने दूसरी तकनीक इस्तेमाल की थी। मैं 50 बार आपसे खेलूंगा मिस लॉरेन, और हर बार एक नई तकनीक होगी। आइए, लेकिन 2 चालों के बाद आपको आपकी खामियों और अपने प्रोग्राम से आगाह करूंगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर बाजी शुरू हो गई। लॉरेन और हिलेन पूरी जाफशानी से खेल रहे थे। 2 चालें हो गई तो मैंने कहा, देखिए मिस लॉरेन, अब जाल फैलाना है, ये हमारा कुर्बानी का बकरा है, आप चाल चलें। फर्ज करें मैं ये पैदल आगे बढ़ा दूं तो मेरे घोड़े की जद में आ जाएगा। वो किस तरह? इसके बाद आपको इस प्यादे को हटाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है, और मेरा ये दूसरा घोड़ा शाह की ताक में लग जाएगा। अरे हाँ, मगर ठीक है, मैं इसे नहीं बढ़ाती, चलती हूँ। लॉरेन ने शरारत से दूसरा मोहरा आगे बढ़ा दिया। इस तरह तो मेरा काम और आसान हो गया। मैंने निगाह रखी थी कि आप इन दोनों चालों के अलावा कोई चाल नहीं चल सकती, इसलिए मैंने 2 तरफा बंदोबस्त कर लिया था। हाय, अब गड़बड़ हो गई, लॉरेन बोली। हाँ, मगर किस तरह? मेरी समझ में नहीं आया। ये लें, मैंने अपने एक पैदल को हटा लिया, इससे क्या फर्क पड़ा? चाल चलें, मैंने कहा, और लॉरेन ने सोच समझकर चाल चल दी और मैंने फौरन जवाबी चाल चल दी। बस लॉरेन, अब मान लो, ये देखो, ये घोड़ा क्या तबाही मचा रहा है। इसके 2.5 घर पूरे हैं और इसके बाद जब ये मारा जाएगा तो शाह की शामत आ जाएगी। और लॉरेन सोचती रही, फिर उसने गर्दन हिला दी। मिस्टर सरफराज, मैंने आपको शतरंज का शाह मान लिया। वाकई आपका खेल लाजवाब है। शुक्रिया मिस लॉरेन, मैंने कहा। अभी तो उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका, ना जाने ये कौन कौन से खेल के शाह होंगे। भाई लुत्फ आ गया। और ये किस सादगी से कह रहे थे कि थोड़ा बहुत खेल आता है। यार, तुम ये सारी मशीनरी पहचान तो नहीं गए? मुमकिन है साइंसदान भी हो, हिलेन ने कहा और मैं हंसने लगा। काफी देर तक मैं उन लोगों के साथ रहा और फिर इजाजत लेकर वापस आ गया। दूसरा दिन भी उनके साथ गुजारा। उस दिन हिलेन से काफी बातें हुई थीं। हिलेन ने मेरा मकसद पूछा और मैंने उसे तफसील से बता दिया। हिलेन काफी देर तक सोच में डूबा रहा, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, बहरहाल मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मिस्टर सरफराज। ये हकीकत है कि तुम बहुत नफीस इंसान हो और तुम्हारी मदद करके मुझे दिली खुशी होगी, लेकिन मेरी दरख्वास्त मैं दोबारा कहकर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं है मिस्टर हिलेन, बहरहाल मैं हर उस अमल के लिए तैयार हूँ जिससे आप मुतमईन हो सकें। बस मैं मुतमईन हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के जो कुछ कर रहा हूँ उसे तकमील तक पहुँचा लूँ। इंसान दीवाना हो रहा है, कौन जाने उसकी दीवानगी दुनिया को तबाही के किनारे पर पहुँचा दे। अच्छे और नेक मकासद के रास्ते में कोई पत्थर फेंक कर इंसान दुश्मनी का सबूत नहीं दूंगा मिस्टर हिलेन, मैंने संजीदगी से कहा और हिलेन गर्दन हिलाने लगा। बहरहाल फिर मैं वापस आ गया। आज का खेल काफ़ी दिलचस्प था। मैं भी बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी तफरी करके लुत्फानंदोज हुआ था। टोबो और जवाला सोने के लिए लेट गए थे। मैं काफ़ी देर बिस्तर पर लेटा मुख्तलिफ ख्यालात में उलझा रहा। आज तवील अरसे के बाद मुझे कौसर और नवाब फिरोजुद्दीन और दूसरे लोग याद आए थे। न जाने बदबख्त कहाँ होंगे, किसी हादसे से 2-4 न हो गए हों। हो जाएं, खुद नवाब फिरोजुद्दीन ही खराब हो गए थे, मैं क्या करता? उन्हें तो मेरे ऊपर एतमाद करना चाहिए था। खासी रात गए तक मेरा जहन ख्यालात की अमाजगाह बना रहा और फिर मैं सो गया। दूसरी सुबह भी हस्बे मामूल खुशगवार थी। नाश्ते पर हिल लेन की तरफ से बुलावा आ गया। सिर्फ मैं हिल लेन के पास पहुंच गया और मैंने उसके साथ नाश्ता किया। टोबो और जवाला को दूसरे लोगों ने संभाला हुआ था। यहाँ जो लोग तुम्हारे साथ हैं मिस्टर हिलेन, वो यकीनन तुम्हारे एतमाद के लोग होंगे। मैंने नाश्ते के दौरान हिलेन से पूछा। उसने कहा, कतई, मैंने अपनी मिशन की तकमील के लिए अहले दिल ही को पुकारा था और जो लोग मेरी आवाज़ पर मेरे पास पहुंचे वो दुखी इंसानियत के हमदर्द ही थे। मैंने उनके सामने अपना मंसूबा रखा और उन्होंने खलूसे दिल से उसे तस्लीम किया। मैंने सारी तफसीलात उन्हें बता दी थी और फिर वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ मुंतकिल हो गए। यहाँ उनकी बीवियाँ मौजूद हैं और वह सुकून से काम कर रहे हैं। मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं मिस्टर हिलेन। शुक्रिया। हाँ मिस्टर सरफराज, मैंने मसलसल लॉरेन से मशवरे किए हैं। बहरहाल तुम्हारे बारे में हम मुत्तफिक हो गए हैं इस बात पर कि तुम्हें ज्वाला की मदद के लिए क्या क्या चीज़ें दी जाएं। चुनाचे आज हम अपने हथियार तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं। तुम उन्हें अपने कब्जे में ले लो और इसके बाद आराम से जब तक चाहो यहाँ रहो। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर हिलेन। मैं खुद भी जल्द अज जल्द अपने मिशन की तकमील का ख्वाहिशमंद हूँ, बस आपका इंतज़ार कर रहा था। हिलेन ने कहा,
اور مشن کی تکمیل کے سلسلہ میں تمہیں دیر نہ کرنے دوں گا۔ اور پھر لورین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آؤ لورین، ہم یہ چیزیں مسٹر سرفراز کو دے دیں، ہمیں اس کا عملی مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ اوکے پاپا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں آئے اور یہاں بے شمار سائنسی آلات رکھے ہوئے تھے۔ ہل لین نے ایک فولادی الماری کھولی اور اس میں سے ایک ڈبیا نکال لی۔ ڈبیا میں 2 چھوٹے ہلکے شیشے رکھے ہوئے تھے۔ ہل لین نے دونوں شیشے نکال لیے اور پھر اپنے ہاتھ سے میری آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر دونوں شیشے میری آنکھوں میں فٹ کر دیے۔ ہلکی سی سوزش ہونے لگی تھی، لیکن ہل لین نے سیال کے چند قطرے میری آنکھوں میں ٹپکا دیے، جس کی وجہ سے سوزش ختم ہو گئی اور شیشوں نے اپنی جگہ بنا لی۔ یہ شیشے تمہاری بینائی میں بے پناہ اضافہ کر دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم ان کا تجربہ کر سکتے ہو۔ ان کی مدد سے تم دن اور رات میں میلوں دور کی چیز دیکھ سکتے ہو۔ رات کو ان شیشوں سے تیز پتلی روشنی پھوٹے گی جو قرب و جوار کی ہر چیز کو منور کر دے گی۔ بہرحال یہ انوکھی چیز ہوگی ان وحشیوں کے لیے۔ بے شک، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب میں تمہاری داہنی کلائی کا آپریشن کروں گا، اس میز پر آ جاؤ، ہل لین نے کہا، اور میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ انوکھے تحفے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ لورین ہل لین کی مددگار تھی۔ میری کلائی کو سن کر کے اس میں گہرا شگاف دیا گیا اور پھر انگلیوں تک میری کھال ادھیڑ دی گئی۔ ایک سیاہ رنگ کی شے اس شگاف میں رکھی گئی اور اس سے منسلک مصنوعی رگیں میری ادلی ہوئی کھال میں انگلیوں تک لائی گئیں اور پھر کھال کو کسی چپکانے والی چیز سے پیسٹ کر دیا گیا۔ شگاف کو ٹانکے لگا کر برابر کر دیا گیا۔ یہ کام نہایت مشاقت سے ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فارغ ہو گئے۔ کیا تم کسی قسم کی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ ہل لین نے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ کوئی الجھن؟ صرف ایک، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ کیا؟ شیشوں کے بارے میں تو تم نے بتا دیا، لیکن یہ چیز کیا تھی؟ ہل لین نے کہا، انتہائی نایاب چیز۔ میں نے کہا، وہ تو مجھے یقین ہے۔ ہل لین نے کہا، کل تم اس کا تجربہ کر سکو گے، اس سے پہلے نہیں جان سکتا۔ کیوں نہیں؟ بس ذرا سسپینس تھا۔ اوہ جیسے آپ کی مرضی۔ نہیں، میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ایٹمی بیٹری ہے جو سالہ سال کام کر سکتی ہے۔ اس بیٹری نے تمہارے ساتھ کو انتہائی عظیم قوت بخش دی ہے۔ تم انگلیاں سیدھی کرو گے تو اس سے انتہائی تباہ کن شعاعیں نکلیں گی جن کی پہنچ تقریباً 20 گز تک ہوگی۔ ساری انگلیوں کو ملا کر تم 100 گز کے فاصلے تک پڑی ہوئی 500 پاؤنڈ وزنی چیز تک اٹھا سکو گے اور انتہائی قوت تک جتنی دور چاہو پھینک سکتے ہو۔ اس ہاتھ کی مٹھی بنا کر چٹانے تک توڑ سکتے ہو، درخت کے تنے درمیان سے توڑ سکتے ہو۔ میرا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ یہ خوفناک قوت مجھے مل گئی تھی اور اس کی مدد سے تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، بہت کچھ، اتنا کچھ جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ میرے منہ سے الفاظ نہ نکل سکے۔ ہل لین نے کہا، چنانچہ میری طرف سے یہ 2 تحفے قبول کرو میرے دوست۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ہل لین، اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ میں نے کہا، تمہارے دوستوں کے لیے میں نے ان 2 گنوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ایٹمی گنیں ہیں۔ صرف یہ 2 گنیں زبردست تباہی پھیلا سکتی ہیں۔ ان سے شعاعیں دائرے سے نکلیں گی اور ان کی لپیٹ میں جو چیز آئے گی فنا ہو جائے گی۔ بہت خوب، میرا خیال ہے کافی ہے۔ ہاں مسٹر لین، آپ نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ آپ دوست بھی تو بہت اچھے ہیں مسٹر سرفراز، لورین بولی۔ اچھے آپ لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کا ایسا عظیم جذبہ رکھتے ہیں۔ اچھا بھائی، اب تعریف و توصیف کا دور ختم ہوگا، آؤ یہاں سے چلیں، ہل لین نے کہا، اور ہم تینوں کمرے سے نکل آئے۔ میرا خیال ہے آج پورا دن شطرنج رہے۔ دراصل سرفراز، میں باہر نہیں نکلتا، کوئی خاص ہی کام ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ جہاں تک ہوتا ہے میں انسانی نگاہوں سے روپوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں اسی دن دیکھ لیا گیا تھا مسٹر ہل لین جس دن ہم نے یہاں قیام کیا تھا۔ ہاں، اگر آپ ہمیں رات کو قتل کر دیتے تو شاید آپ کو یہ الجھن نہ ہوتی۔ ہاں ٹھیک کہا، لیکن مذہبی انسان ہوں، زندگی خدا دیتا ہے، پھر انسان کو کیا حق ہے کہ کسی سے خدا کی دی ہوئی نعمت چھینے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ خدا سے جنگ کے دعوے دار ہیں۔ کاش مسٹر ہل لین دنیا آپ کی قدر کر سکتی۔ تم کرتے ہو؟ ہل لین نے مسکراتے پوچھا۔ دل و جان سے، یہی میری محنت کا ثمر ہے۔ آؤ، اور ہم کمرے سے نکل آئے۔ اچھا بھائی لورین، تم جب تک مسٹر سرفراز سے 2-3 باریاں ہارو میں ان لوگوں کو ہدایت دے ہوں۔ اوکے پاپا، لورین نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرے ساتھ اسی کمرے میں آ گئی جہاں ہم لوگ رات کو شطرنج کھیلتے تھے۔ آئیے مسٹر سرفراز، وہ بیٹھتے ہوئے بولی اور پھر چونک کر کہنے لگی، ارے آپ کا موڈ بھی ہے یا ہم آپ سے زبردستی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں مس لورین، موڈ نہ ہونے کی کیا بات ہے، مجھے شطرنج سے بے حد دلچسپی ہے اور آپ یقین کریں اس سے پہلے میں کبھی نہیں ہاری، لورین نے کہا، لیکن آپ کی چالیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے ابھی ہم شطرنج کی ابتدا سے بھی واقف نہیں ہیں۔ میں نے کہا، میں نے پوری زندگی مختلف تفریحات میں گزاری ہے مس لورین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اور جس کام کو میں نے پسند کیا پھر اس میں کمال حاصل کیا۔ کہنے لگی، یقیناً میں معترف ہوں، ویسے اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ذاتی سوالات پوچھوں؟ ہاں مس لورین، ہم دوست ہیں۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس اس کے بارے میں سوچا نہیں کبھی۔ اوہ، محبت کی ہے کبھی کسی لڑکی سے؟ تو اور کیا؟ لورین مسکرا پڑی۔ مس لورین، میں الجھا ہوں، فیصلہ نہیں کر پایا اس بات کا۔ اوہ، وہ کیوں؟ طویل داستان ہے مس لورین، یوں سمجھ لیں بہت سی لڑکیاں سامنے آئیں، میں نے انہیں پسند کیا لیکن انہیں وہ درجہ نہ دے سکا جو وہ چاہتی تھی۔ آخر کیوں؟
میں نے کہا میری ذات کو چیلنج کر دیا گیا تھا، میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور باقی سب کچھ بھول گیا۔ اوہ لیکن کیا کسی بھی لڑکی نے؟ نہیں مس لورین، ایک تصویر میری آنکھوں میں چھپی رہ گئی ہے، کبھی کبھی وہ ابھر آتی ہے اور میرے دل میں ایک خلش بیدار ہو جاتی ہے۔ بہت حسین تصویر ہوگی وہ بولی۔ ہاں بے حد حسین۔ اپنا مشن پورا ہونے کے بعد آپ اسے ضرور اپنا لیں مسٹر سرفراز، لورین عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہہ نہیں سکتا مس لورین، زندگی کون کون سے رخ اختیار کرے گی۔ میری دعا ہے کہ آپ زندگی کی ہر کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ شکریہ مس لورین، میں نے آہستہ سے کہا اور لورین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جسے اس نے پی لیا اور مسکرانے لگی۔ تو آئیے بازی لگائے۔ ہاں ضرور، میں نے مہرے سجاتے ہوئے کہا۔ کاش آپ مزید چند روز یہاں رہ سکتے، وہ بولی۔ آپ کے آ جانے سے اس خشک ماحول میں کہ زندگی کی لہر سی دوڑ گئی ہے، اور اب آپ چلے جائیں گے تو پھر وہی مشینیں، وہی زندگی۔ میں نے کہا آپ بھی یہاں سے کہیں نہیں جاتی مس لورین؟ کہنے لگی نہیں، جب اکتا جاتی ہوں تو پاپا مجھے سیر کرنے بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ پوری دنیا میں تنہا ہیں، کہیں بھی دل نہیں لگتا، لورین نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ عورت کے چہرے کے تاثرات اب میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ میں لورین کے چہرے پر حماقت کے سائے لہراتے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کے جذبات کو اہمیت نہیں دی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں کہیں بھی الجھن میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لوگ بہت عمدہ تھے، میں یہاں ایسے داغ نہیں چھوڑ سکتا تھا جو ان لوگوں کو کسکتے، جنہوں نے میری بھرپور مدد کی تھی۔ لورین اس وقت بددلی سے کھیل رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ہم دونوں کی مشکل ہل لین کی آمد نے حل کر دی۔ کیوں لورین، پھنسی ہوئی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں پاپا، لیکن اب میرے کھیلنے کا انداز مقابلے کا سا نہیں ہے، میں مسٹر سرفراز سے سیکھ رہی ہوں۔ ضرور سیکھو۔ ہل لین ہنستا وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا اور پھر وہ لورین کی مدد کرتا رہا، لیکن لورین جم کر نہ کھیل سکی۔ لنچ تک شطرنج بچھا رہا۔ لورین کی حالت کسی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ لنچ کے بعد ہل لین نے میرا ہاتھ دیکھا۔ میرا ہاتھ حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ زخم میں تکلیف تو ابتدا میں بھی نہیں تھی، لیکن اب تو زخم ٹھیک ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے سرفراز، تم اپنی قوت کا تجربہ کرو گے؟ اگر آپ پسند کریں مسٹر ہل لین، تب پھر آؤ۔ میں نے بھی طویل عرصہ سے کھلی فضا میں سانس نہیں لیا۔ آؤ لورین، ایک گن بھی اٹھا لو۔ اور لورین نے ان میں سے ایک گن اٹھا لی جو ہل لین نے ٹوبو وغیرہ کے لیے دی تھی، اور پھر ہم تینوں باہر نکل آئے۔ میری آنکھوں میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بالکل نارمل تھا۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس لنک پر کلک کیجیے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔